ये सुनते ही मैक्स के माथे से पसीने की धार बहने लगती है। वो नजरें चुराकर दूसरी तरफ देखने लगता है। जॉय हंसते हुए बोलती है, लेकिन वो गिफ्ट किसी लड़के ने नहीं, एक लड़की ने दिया था। ये सुनते ही हेली का चेहरा उतर जाता है। ओह, ऐसा है? फिर वो मैक्स की तरफ मुड़कर पूछती है, वैसे मैक्स, तुमने जॉय को क्या गिफ्ट दिया था? इससे पहले मैक्स कुछ बोले, जेडन बीच में कूद पड़ता है। अरे ऑब्वियस है, सुदाबू का गिफ्ट कार्ड। हम सबको तो वही दिया था इसने बर्थडे पर। मैक्स का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वो जल्दी से सिर हिलाता है। हाँ हाँ वही। जेडन उसे घूरते हुए पूछता है, तो फिर तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम आम तौर पर विस्की नहीं पीते? जॉय हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ मैक्स को देखती है। मैक्स हकलाते हुए बहाना बनाता है, न नहीं, बस काफी समय बाद पी है। जॉय मुस्कुराते हुए कहती है, मैक्स बाहर जाकर थोड़ी फ्रेश एयर ले आओ। मैक्स बाहर निकलता है और मन ही मन बड़बड़ाता है, यार सिर क्यों घूम रहा है? वो सोचता है, क्या मैं इतनी ज्यादा नर्वस हालत में पी रहा था? मुझे अजीब लग रहा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। ये तो पहले कभी नहीं हुआ। वो दुआ करता है, बस आज तीसरा राउंड न हो। और तभी दरवाजा खुलता है। जॉय भी बाहर आ जाती है, कहती है, मैं भी थोड़ी फ्रेश एयर ले लूं। फिर वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। हेली थोड़ी हार्श थी, है ना? डोंट वरी, मैं ऐसी बातों को गलत समझने वाली नहीं हूं। मैक्स नजरें फेर लेता है और मन में सोचता है, पता नहीं उसका गलत न समझना अच्छी बात है या बुरी। तभी जॉय बोलती है, वैसे जेडन तीसरा राउंड लेना चाहता है, तुम चलोगे? मैक्स मन ही मन झुंझलाता है, फिर वही बंदा, मेरा तो बस घर जाकर सोने का मन है। लेकिन फिर भी वो कह देता है, हाँ चलूंगा। ये सुनते ही जॉय चौंक कर बोलती है, सच में? अगर तुम मना करते तो मैं अभी बोलने वाली थी कि आज यही खत्म करते हैं। मैक्स के मन में पछतावा आता है, काश मैं ईमानदार होता तो अभी अपने बिस्तर पर होता। लेकिन फिर वो अपने गाल थपथपाता है और मन ही मन कहता है, नहीं, आज का दिन अच्छा है। अब जब बात यहां तक आ गई है तो आज इसे अंत तक निभाना ही पड़ेगा। सीन कट अगली सुबह। दोंगू अचानक बिस्तर पर आंख खोलता है। चारों तरफ बिखरे पड़े हैं उसके कपड़े, उसका बैग, पूरा कमरा अस्त व्यस्त। वो कराहते हुए सोचता है, उफ, सिर तो फटने वाला है। मैं कल रात घर पहुंचा भी कैसे? वो लड़खड़ाते हुए फ्रिज खोलता है और मन में कहता है, क्या यही वो होमिंग इंस्टिंक्ट है जिसके बारे में बस सुना था? उसके दिमाग में धुंधली सी याद आती है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है जेडन मुझे जबरदस्ती विस्की पिला रहा था। वो अपना फोन उठाता है, समय देखता है 9:21 AM। अगर जल्दी से बाल धो लूं और टैक्सी पकड़ लूं तो किसी तरह टाइम पर पहुंच सकता हूं। लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। रुको, ये क्या? फोन लॉग में दिखता है, क्रॉन 13 मिनट और कॉल उसने खुद की थी। वो घबरा जाता है, क्या बकवास है ये? 13 मिनट की कॉल और मुझे कुछ भी याद नहीं। उसका दिल जोर से धड़कता है, हमने बात क्या की होगी? मैंने क्या क्या बोल दिया? वो खुद को डांटता है, तांग डोंगू, तू पूरा पागल है। कल रात तूने कैसी मुसीबत खड़ी कर दी। सीन कट। कुछ देर बाद बाहर जोरदार बारिश हो रही है। ऑफिस के अंदर मैक्स हाथ में गरम कैमोमाइल टी पकड़े बैठा है और सोच रहा है, आखिरकार मुझे फिर भी कुछ याद नहीं आया। कहीं मैंने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी, जैसे अचानक कन्फेशन कर देना। वो चुपचाप जॉय को देखता है। जॉय अपने स्ट्रॉ से 6 इंच का ड्रिंक पी रही होती है। जॉय उसकी नजर पकड़ लेती है। मैक्स घबरा जाता है, कहीं मैंने उसे अपने दिल की बात तो नहीं बता दी। तभी जॉय मुस्कुराते हुए उसकी तरफ चॉकलेट मिल्क बढ़ाती है। कन्वीनियंस स्टोर से लाई हूं, बाय वन गेट वन फ्री था। मैक्स राहत की सांस लेता है, थैंक्स। वो उसे देखता है और मन में सोचता है, अभी तो ये बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। अगर मैंने कोई गड़बड़ की होती तो वो ऐसे बिहेव नहीं कर रही होती, है ना? फिर खुद से ही बहस करता है, नहीं, अगर जॉय है तो वो शायद मेरी खातिर कुछ ना हुआ हो ऐसा दिखा रही हो। उसका सिर दर्द से पटने लगता है, बस बहुत हुआ, सीधे पूछ लेता हूँ। वो हिम्मत जुटाकर जॉय के पास जाता है, कल रात के बारे में। लेकिन इससे पहले कि वो पूरा करे, जॉय उसे बीच में ही रोक देती है। ओह, वैसे जो हम कल फोन पर बात कर रहे थे ना, उसके लिए अच्छा टाइम कब रहेगा? ये सुनते ही मैक्स के हाथ हल्के से कांपने लगते हैं। फोन पर? कल मैंने आखिर क्या बोल दिया था? जॉय उसके करीब झुककर धीरे से कहती है, या फिर आज काम के बाद डिटेल्स में बात करें? आज तो वैसे भी हमारा स्टडी डे है, कैसा रहेगा? मैक्स कुछ सेकंड तक उसे मसघूरता रहता है, दिमाग पूरी तरह ब्लैंक। फिर मजबूरी में बोल देता है, हाँ ठीक है। लेकिन मन ही मन खुद को कोसता है, बेवकूफ, तुझे खुद नहीं पता वो किस बारे में बात कर रही है। सीन कट। थोड़ी देर बाद बस के अंदर मैक्स और जॉय
अपने स्टडी स्पॉट की तरफ जा रहे हैं। मैक्स हिचकिचाते हुए उसे पुकारता है, जॉय, कल कुछ ज्यादा एम्बैरेसिंग तो नहीं कर दिया ना? काफी समय बाद इतनी ज्यादा पी ली थी। जॉय मुस्कुराकर उसे आश्वस्त करती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम पूरी तरह ठीक थे। मैक्स की जान में जान आती है। ओह, शुक्र है। तभी जॉय की नजर एक खाली सीट पर पड़ती है। वो पूछती है, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं? मैक्स सिर हिलाता है, हाँ जरूर। जॉय बैठते बैठते अचानक कुछ याद करती है और बोलती है, ओह, और हाँ, जो मैं पहले कहना चाह रही थी ना, तुम्हारे लिए अच्छा टाइम कब रहेगा डोंगू? ये सुनते ही डोंगू हकला जाता है। क्या? कब? जॉय शांति से समझाती है, मैं इस पूरे हफ्ते फ्री हूँ और अगले हफ्ते भी, बस मंडे और ट्यूसडे छोड़कर। डोंगू बस की रेलिंग को कसकर पकड़ लेता है और मन ही मन खुद को समझाता है, शांत रह, बातों के कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश कर। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई स्केड्यूल सेट करना चाह रही है। क्या ये हमारे स्टडी सेशन के बारे में हो सकता है? वो घबराते हुए पूछता है, तुम स्टडी सेशन की बात कर रही हो? जॉय जोर से हंस पड़ती है, नहीं नहीं, मैं उस चीज की बात कर रही हूँ जो हमने आज सुबह फोन पर डिस्कस की थी। डोंगू की धड़कन तेज हो जाती है। वो घबराकर पूछता है, आज हमने फोन पर क्या बात की थी? जॉय उसे हैरानी से देखती है, तुम्हें याद नहीं? डोंगू सिर झुकाकर मान लेता है, नहीं, मैं ब्लैकआउट हो गया था। जॉय कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। डोंगू बेचैनी से उसका जवाब इंतजार करता है। फिर अचानक जॉय हंस पड़ती है, ये तो कमाल है, मैंने इतना टाइम ऐसे इंसान से बात करते हुए बिता दिया जिसे कुछ भी याद नहीं। और डोंगू हड़बड़ कर पूछता है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हमने आखिर बात किस बारे में की थी? जॉय अचानक गंभीर हो जाती है, सीधी नजर से उसे देखते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर गैंग डोंगू, तुमने मुझसे कहा था कि हम मूवी देखने चले, मेरे स्पीकिंग टेस्ट में अच्छा करने की खुशी में और हमारे स्टडी प्रोजेक्ट के स्मूथ चलने की सेलिब्रेशन के लिए। तुमने मुझसे कहा था कि हम मूवी देखने चले। ये सुनते ही डोंगू का दिमाग फ्रीज हो जाता है। क्या मैंने सच में ऐसा कहा था? उसे ऐसे जड़ बना देख जॉय आह भरती है, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? लगता है तुमने ये सब बस नशे में कह दिया होगा। लेकिन तभी डोंगू के मुंह से निकल जाता है, शायद क्योंकि मैं ड्रंक था इसलिए मेरी असली फीलिंग्स बाहर आ गईं। जॉय ये सुनकर चौंक जाती है। वो नजरें फेर लेती है। डोंगू को एहसास होता है, ये मैंने क्या बोल दिया, कहीं ज्यादा अजीब तो नहीं हो गया? वो जल्दी से सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन जॉय उसे बीच में ही रोक देती है। तो हम जा रहे हैं या नहीं? बस स्टॉप आ जाता है। डोंगू कुछ सेकंड सोचता है और फिर, हाँ चलेंगे। सीन कट अगला दिन, मीटिंग रूम के अंदर। मैक्स अपने फोन पर एक मैसेज देखता है। जॉय ने लिखा होता है, शुक्रवार को काम के बाद मैं मूवी के टिकट बुक कर लूंगी। मैक्स तुरंत जवाब देता है, उससे उसका बैंक अकाउंट नंबर मांगता है ताकि वो टिकट के पैसे भेज सके। लेकिन जॉय मना कर देती है, टिकट के पैसे नहीं चाहिए, तुम बस डिनर ट्रीट दे देना। ये पढ़ते ही मैक्स का दिल उछल पड़ता है। परसों हम साथ में मूवी देखने जा रहे हैं। फिर वो खुद को समझाता है, शांत रहे, ये बस एक मूवी है, अभी काम पर ध्यान दे। लेकिन तभी उसके मन में सवाल आता है, वैसे अचानक हमें मीटिंग रूम में क्यों बुलाया गया है? तभी टीम लीडर मिकी पूछता है, मैक्स, एस्तर अभी तक नहीं आई? मैक्स घड़ी देखता है और जवाब देता है, लगता है उसका डिजाइन से जुड़ा मीटिंग थोड़ा लंबा चल रहा है। तभी एंड्रू, वो हमेशा शिकायत करने वाला बंदा, थकी हुई आवाज में बोलता है, जी हमेशा ऐसे ही करती है, मानो दुनिया की सबसे बिजी इंसान वही हो। उसके बिना ही शुरू क्यों नहीं कर देते? मैक्स मन ही मन सोचता है, ये बंदा हर वक्त इतना गुस्से में क्यों रहता है? हर बात में जहर उगलना जरूरी है क्या? तभी टीम लीडर मिकी मीटिंग शुरू करता है। मैंने आप सबको आज यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि पिछली बार जो प्रपोजल हमने मिलकर बनाया था वो थोड़ा रुकता है और फिर कहता है, दुर्भाग्य से हम वो प्रोजेक्ट बहुत ही कम अंतर से अपने कंपेटिटर से हार गए। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मिकी आगे बोलता है, ये वाकई अफसोस की बात है, खासकर इसलिए क्योंकि मैक्स और एस्थर, तुम दोनों ने एक्स्ट्रा मेहनत करके हमें सपोर्ट किया था। इतना सुनते ही एंड्रू बोल पड़ता है, मैंने पहले ही कहा था वो एस्थर लड़की काम की नहीं निकलेगी। मैंने जब डिजाइन ड्राफ्ट्स देखे तो वो पूरा मेस थे। मैक्स नजरें फेर लेता है, मन में खुद से कहता है, इसे इग्नोर कर, स्ट्रेस लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन एंड्रू रुकने वाला नहीं था। वो बड़बड़ाता रहता है, प्रेजेंटेशन के वक्त मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई जब हमारे ड्राफ्ट्स की तुलना कंपेटिटर के डिजाइन से की गई। मैक्स अंदर ही अंदर वही रट लगाता रहता है, इग्नोर, जैसे हमेशा करता हूं। एंड्रू फिर जहर उगलता है, वो 2 से 3 साल एजेंसी में काम कर चुकी है, अगर बस इतना ही कर सकती है तो क्या उसकी स्किल्स में कोई दिक्कत नहीं है? मैक्स चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है, बिल्कुल शांत। मैक्स मन ही मन खुद को समझाता रहता है, जैसे हमेशा करता हूं, इग्नोर कर।
एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दे। इसमें पढ़ने से कुछ अच्छा नहीं होगा। उसके दिमाग में एस्तर की बात गूंजती है। कम से कम मैंने इस रिश्ते से कुछ सीखा तो है। मैक्स गहरी सोच में डूबा रहता है, लेकिन एंड्रू वो रुकने वाला नहीं था। इस कंपनी के डिजाइनर्स ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर रियल सिनर्जी चाहिए तो स्किल्स का एक लेवल होना जरूरी है। और तभी मैथ्स अचानक बोल उठता है, बस यहाँ तक। पूरा कमरा चौंक जाता है। एंड्रू हैरानी से उसकी तरफ देखता है। क्या कहा तुमने अभी? मैक्स के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मन में सोचता है, अब बोल ही दिया है, वापस तो नहीं ले सकता। वो सीधी नजर से एंड्रू को देखता है और कहता है, अगर तुम किसी के मुंह पर यह बात नहीं कह सकते तो उसकी पीठ पीछे भी नहीं कहनी चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मैक्स आगे बोलता है, और वैसे भी कॉमर्स टीम की ऐप ने पिछले साल जेएफ डिजाइन अवार्ड्स जीता था। एंड्रू झुंझलाकर पूछता है, तो तुम्हारा पॉइंट क्या है? मैक्स शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब देता है, पॉइंट ये है कि एस्तर ही नहीं, हमारी कंपनी के डिजाइनर्स स्किल्ड हैं। मिकी तुरंत बीच में आता है, घबराते हुए बोलता है, ठीक है, लगता है यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैक्स हल्की सी सांस लेता है, फिर कहता है, सॉरी, क्या हम मीटिंग 30 मिनट बाद कंटिन्यू कर सकते हैं? सब अभी कुछ समझ ही रहे होते हैं कि जैसे ही मैक्स दरवाजा खोलता है, वहां एस्टर खड़ी होती है। मैक्स चौंक जाता है, एक पल भी नहीं सोचता और उसका हाथ पकड़कर कहता है, अंदर मत आना। एस्टर पूरी तरह हक्का बक्का। क्या हुआ? सीन कट होता है। ऑफिस के बाहर बेंच पर दोनों बैठे हैं। मैक्स मन ही मन सोचता है, अगर इसे पता चल गया कि अंदर क्या बात हो रही थी तो ये जरूर हर्ट हो जाएगी। तभी एस्टर पूछती है, बात क्या है? मुझे यहाँ तक क्यों ले आए? बिजनेस डेवलपमेंट टीम की मीटिंग का क्या? मैक्स झूठ को आसान बनाते हुए कहता है, कुछ खास नहीं था, बस प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है, वही बताया गया। एस्टर पल भर के लिए उसे देखती है, फिर हल्का सा हंसती है, मैंने बाहर से सुन लिया था। मैक्स चौंक जाता है, क्या? एस्टर हंसते हुए आगे कहती है, मुझे लगा अंदर जाना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, तो मैं टाइमिंग सोच रही थी। जब लोग खुलेआम मेरी बुराई कर रहे हों तब अंदर जाना थोड़ा अजीब ही होता है ना? मैक्स का दिल धक से रह जाता है। क्या उसने सब कुछ सुन लिया? वो उठने लगता है, लेकिन एस्टर उसके टी शर्ट का सिरा पकड़ लेती है। रुको। मैक्स अचकचा जाता है। क्या हुआ? एस्टर सीधे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैक्स समझ नहीं पाता। क्या मतलब? वो उसकी आंखों में देखती है, तुमने एंड्रू को कॉन्फ्रंट क्यों किया? ये तुम जैसे इंसान से बिल्कुल अलग है। फिर वो शांत आवाज में जोड़ती है, तुम खुद कहते हो ना, ऐसे लोगों में पढ़ने से बस थकान ही मिलती है। मैक्स कुछ देर चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था। वो वापस बेंच पर बैठ जाता है, आंखें जमीन पर टिकी हुई। मैंने सुना वो लोग प्रपोजल से एक दिन पहले तक रिविजन्स मांगते रहे। वो मुट्ठी भींच लेता है, उनके लिए तो बस 2-4 लापरवाही से लिखी लाइंस भेजना था, लेकिन तुम्हारे लिए एस्टर। वो उसकी तरफ देखता है, उन कुछ लाइनों की वजह से तुमने देर रात तक काम किया, ऑल नाइटर्स खींचे। उसकी आवाज भारी हो जाती है, तुमने बहुत कुछ झेला है ना? थोड़ी देर की खामोशी, फिर मैक्स थके हुए अंदाज में बोल पड़ता है, शुरू से रिक्वायरमेंट साफ क्यों नहीं बताते ये लोग? और अचानक उसका सारा फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाता है। सीरियसली, इतने रूड लोग क्यों होते हैं? क्या रिस्पेक्टफुल और कंसिडरेट होना इतना मुश्किल है? वो बिना रुके बोलता चला जाता है, दूसरे इंसान की पर्सपेक्टिव से सोचना इतना हार्ड है क्या? तुम फिर भी उसे अच्छे रूप में याद करने की कोशिश कर रही हो। एस्टर चुपचाप उसे देखती रहती है। तभी मैक्स रुक जाता है, उसे एहसास होता है कि वो कितना ज्यादा बोल गया है। वो उसकी तरफ देखता है और एस्टर अब भी बस उसे देख रही होती है। एस्टर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, मैंने तुम्हें कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। वो थोड़ा सोचकर जोड़ती है, 1 साल से ज्यादा हो गया साथ काम करते हुए, ये पहली बार है। मैक्स का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो जल्दी से कहता है, मैं भी इंसान हूं। एस्टर हंसती है, तो फिर शर्म क्यों आ रही है? मैक्स तुरंत बचाव में बोलता है, नहीं आ रही। एस्टर उसे घूर कर देखती है, फिर डिजाइन अवार्ड्स का जिक्र क्यों किया? मैक्स हिचकिचाता है, जवाब नहीं निकलता। एस्टर उसके कंधे पर हल्के से थपकी देती है, देखा, मैंने कहा था ना, मेरी स्किल्स की असली वैल्यू पहचानने वाला सिर्फ तुम ही हो। मैक्स अंदर ही अंदर बड़बड़ाता है, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। लेकिन तभी एस्टर खुद बोल पड़ती है, अजीब है ना, ये सोचकर कि तुम मुझे उस नज़र से देखते हो। वो थोड़ी देर चुप रहती है, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। नहीं, ये ऐसे नहीं चल सकता। वो सीधी बैठती है और कहती है, आज का दिन कुछ करने के लिए बिल्कुल सही है। आज मैं काम के बाद अपना मैक्स क्यूपन इस्तेमाल करने वाली हूँ। सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में। हम देखते हैं कि एस्टर ने मैक्स के पैसों से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना ऑर्डर कर दिया है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक से खाओ, आज तुम इमोशनली काफी थक गए हो, कई तरीकों से। मैक्स सोचता है कि एंड्रू के साथ बात हम दोनों बस थोड़े सेंसिटिव थे वाले नोट पर खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उम्मीद है अब आगे और उलझन नहीं होगी। एस्टर सोजू ऑर्डर करने ही वाली होती है, लेकिन मैक्स तुरंत बीच में बोल देता है, 2-0 कोला दे दीजिए। एस्टर चौंक जाती है, ये क्या कर रहे हो? मैक्स शांति से जवाब देता है, तुम हाल ही में बहुत ज्यादा काम कर रही हो, ऑल नाइटर्स भी खींच रही हो। वो उसे देखता है और आगे कहता है, ऑफिस में सर्दी फैल रही है, पता है ना? एक बार इम्यूनिटी गिरी ना
तो सीधा जोर से लगती है। ये सुनकर एस्टर शिकायत करती है, अरे अब तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। मैक्स हल्के से याद दिलाता है, वैसे तुम फिर से मुझसे इनफॉर्मल तरीके से बात कर रही हो। वो कोला गिलास में डालता है और उसे उसकी तरफ सरका देता है। एस्टर हल्की सी हंसी छोड़ देती है। मैक्स पूछता है, अचानक गुस्से से हंसी में कैसे बदल गया मूड? एस्टर मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि ये मजेदार है। वो थोड़ा सोचती है, फिर बोलती है, पिछले कुछ महीनों में मैंने तुम्हारे इतने अलग अलग रूप देखे हैं, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी कमजोर साइड, और आज तुम्हारा गुस्से वाला और टोकने वाला रूप भी। वो आंखों में शरारत लिए पूछती है, जॉय को पता है कि तुम्हारे अंदर ये सारी साइड्स हैं मैक्स? मैक्स थोड़ा रुककर जवाब देता है, शायद नहीं। फिर धीरे से जोड़ता है, जब से मैंने उसे बताया है कि मुझे वो पसंद है, मैं उसके सामने अनजाने में अजीब सा बर्ताव करने लगा हूं। तभी एस्टर हल्के लेकिन सच्चे लहजे में कहती है, मुझे उम्मीद है वो तुम्हें पसंद करेगी। फिर मुस्कुराकर जोड़ती है, जरूर करेगी, असली वाले तुमको भी, कैंग डोंगू। ये सुनते ही मैक्स चुप हो जाता है। एस्टर उसे देखती है और पूछती है, क्या हुआ, इतने अचानक शांत क्यों हो गए? वो हंसते हुए कहती है, मेरी चेयरिंग इतनी टचिंग थी क्या? मैक्स थोड़ा झेपते हुए जवाब देता है, नहीं, बस अजीब लगा। फिर वो उसकी तरफ देखता है, तुमने अचानक मेरा असली नाम ले लिया, तुम तो हमेशा मुझे सिर्फ मैक्स ही बुलाती हो। एस्टर आराम से खाना खाते हुए कहती है, मैंने ज्यादा सोचा ही नहीं। फिर उसे कुछ याद आता है और वो कहती है, वैसे तुमने भी तो आज तक मेरा नाम ठीक से नहीं लिया। मैक्स तुरंत जवाब देता है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे तुम्हारा निकनेम ही आदत हो गया है। एस्टर शरारती अंदाज में पूछती है, क्या तुम्हें मेरा नाम पता भी है? मैक्स फौरन बोल पड़ता है, यायुन सेओ, यायू, हम 1 साल से साथ काम कर रहे हैं, मुझे क्या समझ रखा है? फिर जोड़ता है, पिछली बार तुमने मेरा कॉन्टैक्ट अपने फोन में मेरे रियल नेम से सेव किया था, याद है? ये सुनते ही एस्टर का चेहरा गर्म पड़ जाता है। वो थोड़ा असहज सी हो जाती है। मैक्स नोटिस करता है और पूछता है, तुम्हारे कान लाल क्यों हो गए हैं? बुखार तो नहीं? एस्टर घबरा कर बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। वो बात घुमाते हुए कहती है, खाना ठंडा हो जाएगा, खाओ। थोड़ी देर बाद हम जॉय को एक बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो रुक जाती है। दूर सामने मैक्स और एस्टर साथ साथ चलते हुए हंसते बातें करते दिखते हैं, बिल्कुल किसी कपल की तरह। जॉय अनजाने में सुन लेती है। जब मैक्स कहता है, कॉफी पीने चलें, ये सुनते ही जॉय वहीं ठिठक जाती है। उसके चेहरे का भाव जम सा जाता है और उसके दिमाग में गलत फहमियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सीन शिफ्ट अगले दिन ऑफिस में बस कीबोर्ड की धीमी धीमी आवाजें गूंज रही होती हैं। मैक्स और जॉय अपनी अपनी डेस्क पर काम कर रहे हैं, लेकिन माहौल कुछ अजीब सा भारी है। मैक्स मन ही मन सोचता है, आज वो कुछ कम बोल रही है या फिर ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। तभी जॉय अचानक एक ऐसा सवाल पूछ देती है जिसमें वजन छुपा होता है टीम में। तुम सबसे ज्यादा किसके करीब हो? मैक्स एक पल के लिए रुक जाता है। इतना अचानक? इस सवाल का मतलब क्या है? सिर्फ स्मॉल टॉक है या कुछ और? वो अंदर ही अंदर सोचता है, अगर मैं कहूं कि जॉय के करीब हूं तो वो ज्यादा डायरेक्ट नहीं लगेगा। थोड़ा सोचकर वो जवाब देता है, पैट्रिक और एंडी के साथ मैं सबसे ज्यादा काम कर चुका हूं, तो उनसे काफी क्लोज हूं। फिर उसे एस्टर याद आती है। वो जोड़ देता है, और एस्टर के साथ भी अब काफी करीबी हो गई है। ये सुनते ही जॉय चुप हो जाती है। वो बस मैक्स को देखती रहती है बिना कुछ कहे। मैक्स को अजीब सा लगता है। कमरे की खामोशी और भी ज्यादा भारी हो जाती है। वो बस मैक्स को घूरती रहती है। मैक्स चाय का घूंट लेता है और सोचता है, अचानक इतनी खामोशी क्यों? तभी जॉय सीधे मुद्दे पर आ जाती है, तुम दोनों क्या टॉकिंग स्टेज में हो? ये सुनते ही मैक्स चाय उगल देता है। क्या ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? वो घबराकर तुरंत इनकार करता है, लेकिन जॉय की शक भरी नजर साफ बता देती है कि वो इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। वो शांत लेकिन तेज लहजे में कहती है, तुम दोनों काफी करीब हो गए हो, पहले से कहीं ज्यादा साथ समय बिताते हो, सब कुछ प्रोफेशनल लगता है लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल भी। मैक्स पसीने में डूब जाता है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है ये पहली बार नहीं है जब कोई उसे और एस्टर को लेकर पूछ रहा है। वो धीरे से कप टेबल पर रखता है, जॉय का ध्यान खींचता है और कहता है, अगर मैं सच में एस्टर के साथ उस तरह के रिश्ते में होता तो मैं तुमसे मूवी देखने के लिए नहीं पूछता जॉय। ये सुनते ही जॉय उसे ऐसी नजर से देखती है जिसे पढ़ पाना नामुमकिन है। अगले ही पल मैक्स घबरा जाता है। रुको, ये तो मेरी इंटेंशन से कहीं ज्यादा रोमांटिक लग गया। वो जल्दी से बात संभालने की कोशिश करता है, मेरा मतलब वो बस स्टडी ग्रुप के अच्छे रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए था। लेकिन जॉय का चेहरा अब भी बिल्कुल ब्लैंक रहता है। मैक्स हड़बड़ाकर जोड़ता है, मुद्दा यह है कि एस्टर और मैं बिल्कुल भी वो नहीं है। जॉय अचानक मुस्कुरा देती है और सिर हिलाकर कहती है, समझ गई, मैं गलत फहमी नहीं पालूंगी लॉल। फिर हल्के से जोड़ती है, काम के बीच टोकने के लिए सॉरी, बस अचानक क्यूरियोसिटी हो गई थी। मैक्स उसे देखता है और कहता है, आज तुम कुछ अजीब सी लग रही हो। इतने अचानक सवाल? जॉय हंसते हुए बोलती है, सच में? शायद मेरे दिमाग में हाल ही में काफी कुछ चल रहा है। ये सुनकर मैक्स थोड़ा चौंकता है। क्या चल रहा है? जॉय जवाब नहीं देती, बस चुप हो जाती है। फिर अचानक बोल पड़ती है, बस अब नहीं सहा जा रहा। वो उठते हुए कहती है, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे कैफे जा रही हूँ। फिर उसकी तरफ देखती है, तुम चलोगे? मैक्स एक पल सोचता है, फिर सिर हिलाता है, हाँ। थोड़ी देर बाद कैफेटेरिया में मैक्स कहते हुए आगे बढ़ता है, आज का बिल मैं दूंगा, वैसे भी ज्यादातर बार तुम ही ट्रीट देती हो। जॉय खुशी से बोल उठती है, सच? थैंक्स। मैक्स को उसकी आदत याद आती है।
वो पूछता है, तुम्हारा यूजुअल आइस्ड अमेरिकानो? लेकिन जॉय उसे चौंका देती है, नहीं, आज आइस्ड चैमोमाइल। मैक्स रसीद देखते हुए सोचता है, ये कोई नया ट्रेंड है क्या? तभी जॉय बोलती है, वैसे तुम आजकल चैमोमाइल काफ़ी पी रहे हो। फिर वो अपना फ़ोन निकालती है और कहती है, अचानक काम बहुत बढ़ गया है, तो उस दिन मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। ये सुनते ही मैक्स थोड़ा चौंक जाता है, क्या वो मूवी कैंसिल करने वाली है? लेकिन जॉय तुरंत जोड़ती है, कैंसिल नहीं, बस मूवी का टाइम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वो उसकी तरफ देखती है, तुम्हें ठीक रहेगा? मैक्स मन ही मन राहत की सांस लेता है, अच्छा है, कैंसिल नहीं हो रहा। वो सिर हिलाकर कहता है, हाँ, नेक्स्ट वीक ठीक है। तुम कब फ्री हो? जॉय फोन चेक करती है, अचानक उसकी उंगलियां रुक जाती हैं। वो थोड़ा हिचकिचाती है, फिर अचानक एक अनएक्सपेक्टेड सुझाव दे देती है, अगर ऐसा है तो क्या हम इस हफ्ते ही किसी और दिन चल सकते हैं? ये सुनते ही मैक्स की आंखें फैल जाती हैं। हैं? जॉय शरारती मुस्कान के साथ पूछती है, क्या ये वीकेंड तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बर्डन है? मैक्स को याद आता है, ये लाइन तो मैंने पिछली बार एलिवेटर में इसे कही थी। वो जल्दी से संभलता है, नहीं, ठीक है, इस वीकेंड चल सकते हैं। फिर पूछता है, शनिवार शाम फ्री हो? जॉय सिर हिलाती है, फिर धीरे से फुसफुसाती है, वैसे हेली भी बाद में आएगी तो ज्यादा सरप्राइज मत होना। तभी उबासी लेती हुई हेली उनके पास आ जाती है, गुड मॉर्निंग यू टू। जॉय हैरान होकर कहती है, आज तुम यूजुअल से जल्दी आ गई। हेली आंखें मलते हुए जवाब देती है, एस्टर ने आज अचानक लीव ले ली है, तो मैंने सोचा जल्दी आकर उसका काम कवर कर लूं। ये सुनते ही मैक्स और जॉय दोनों अलर्ट हो जाते हैं। हेली आगे बताती है, एस्टर को फ्लू के सिम्टम्स हैं, सुना है फीवर काफी ज्यादा है, लगभग 39 डिग्री। जॉय फौरन चिंतित होकर पूछती है, क्या वो हॉस्पिटल गई? हेली नींद भरी आंखें मलते हुए कहती है, पता नहीं, वो अकेली रहती है ना, तो शायद उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। वो हल्की चिंता के साथ जोड़ती है, उसने पहले कभी ऐसे अचानक छुट्टी नहीं ली, इसलिए मुझे भी थोड़ा वरी हो रहा है। मैक्स धीमी आवाज में बुदबुदाता है, 39 डिग्री, ये तो काफी सीरियस है। जॉय उसकी चिंता नोटिस कर लेती है। सीन शिफ्ट 2 दिन बाद। शनिवार आ चुका है, हम डोंगू को आईने के सामने खड़ा देखते हैं। वो खुद से कहता है, आज आखिरकार मूवी वाला दिन है। वो अपने कपड़े चेक करता है और झुंझला जाता है, मेरे पास पहनने के लिए इतने कम कपड़े क्यों हैं? सब कुछ या तो काला है या बिल्कुल प्लेन, कितना बोरिंग। वो अपना फोन उठाता है और देखता है कि एस्टर ने उसके मैसेज का जवाब दिया या नहीं। कोई रिप्लाई नहीं। वो थोड़ा परेशान होकर सोचता है, कहीं मर तो नहीं गई? फिर तुरंत खुद को डांटता है, स्क्रीन बंद करते हुए कहता है, छोड़ो कैंग डोंगू, इतनी चिंता क्यों कर रहा है? वो कोई बच्ची नहीं है, खुद अपना ख्याल रख सकती है, बस सर्दी है, दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तभी अचानक फोन बजता है। वो चौंक जाता है, स्क्रीन पर नाम चमकता है, एस्टर डोंगू। झट से कॉल उठा लेता है और बिना सोचे बोल देता है, तुम जिंदा हो ना? अंदर ही अंदर वो सोचता है, ये अचानक कॉल आ गया, दिल ही बैठ गया था। दूसरी तरफ से एकदम ज़ॉम्बी जैसी आवाज आती है, हाँ जिंदा हूँ। डोंगू का माथा सिकुड़ जाता है, ये आवाज तो पूरी तरह बैठ गई है। वो फौरन पूछता है, तुम हॉस्पिटल गई थी? एस्टर हल्की झिझक के साथ जवाब देती है, परसों और कल दोनों दिन बहुत ज्यादा बीमार थी, तो निकल ही नहीं पाई, और आज वीकेंड है, पास में कुछ भी खुला नहीं है। डोंगू धीरे से कहता है, अच्छा। फिर उसके दिमाग में एक सवाल आता है, लेकिन इसने मुझे कॉल क्यों किया? एस्टर थोड़ी हेजिटेंट आवाज में पूछती है, एक बात पूछूं, क्या मैक्स वाला कूपन वीकेंड पर भी यूज हो सकता है? ये सुनते ही डोंगू चौंक जाता है, क्या अभी? एस्टर तुरंत क्लैरिफाई करती है, अभी नहीं, लेकिन आज प्रेफरेबली। डोंगू के दिमाग में अलार्म बज जाता है, बिल्कुल नहीं, आज तो मेरे प्लान्स हैं। फिर भी बाहर से वो शांत आवाज में कहता है, अगर कुछ मदद चाहिए तो बता देना, वीकेंड है और मैं अभी घर पर ही हूँ। अंदर ही अंदर वो तुरंत जोड़ता है, बस यही कहूंगा कि सॉरी, आज पॉसिबल नहीं है। तभी एस्टर धीमी थकी हुई आवाज में कहती है, मेरा फीवर कम ही नहीं हो रहा, क्या तुम मेरे लिए थोड़ी दवा ला सकते हो? मैक्स का दिमाग चीख उठता है, अब मुझे फर्मली मना करना पड़ेगा, लेकिन मुंह से निकलता है, ठीक है। और उसी पल हमारा लड़का समझ जाता है, उसने पूरी तरह फंबल कर दिया। सीन शिफ्ट होता है, अब मैक्स एक ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने खड़ा है। आखिरकार मैं आ ही गया। वो फोन निकालकर एड्रेस दोबारा पढ़ता है, अभी दिन ही तो है, मूवी तो शाम को है, अगर बस जल्दी से दवा देकर लौट आया तो टाइम वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर अचानक रुक जाता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? मतलब मैं ही क्यों, मैं कोई उसका एरैंड बॉय थोड़ी हूँ। फिर खुद को डांटता है, नहीं रुको कैंग डोंगू, अब तक जितनी मदद मिली है उसका हिसाब सोच। एस्टर जैसी इंसान के लिए इतना करना तो मिनिमम है। शायद उसने मुझे इसलिए पूछा क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करती है। मैं बस एक कोवर्कर की तरह मदद कर रहा हूँ, प्योरली गुड इंटेंशंस। हाँ, बस यही सोच। मैक्स गहरी सांस लेता है, हाँ पॉजिटिव सोचते हैं, आज तो अच्छा दिन होना चाहिए। मैक्स धीरे से एस्टर के दरवाजे पर नॉक करता है, कोई जवाब नहीं। वो अंदर ही अंदर सोचता है, शायद दवा यहीं रखकर चला जाऊं। बेल बजाऊं क्या? मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूं? अगर वो सो रही हुई और मैं बेवजह जगा दूं तो क्या करना चाहिए? तभी दरवाजा खुलता है। मैक्स एस्टर की आवाज थकी हुई, भारी और कमजोर है।
वो सामने खड़ी है, बाल पसीने से चिपके हुए, चेहरा लाल, आंखें आधी बंद, पूरा शरीर बुखार में डूबा हुआ। मैक्स बस उसे देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद अंदर घर में एक वैक्यूम रोबोट चुपचाप घूम रहा है। मैक्स सोफे पर बैठा है। नरेशन, तो ये है उस इंसान का घर जो अकेली रहती है। घर काफी स्पेशियस है, साफ सुथरा, थोड़ा ज्यादा ही शांत। यहाँ तो आराम से 2-3 लोग रह सकते हैं। एस्टर पानी पीते हुए धीरे से सांस लेती है। मैक्स थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है, अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को बुलाया करो। फिर रुकता है, तुम समझती हो ना, अगर कोई थर्ड पर्सन ये सीन देख ले तो आसानी से गलत मतलब निकाल सकता है। एस्टर भौहें सिकोड़ती है, थोड़ा सा चिड़चिड़ाकर बोलती है, उफ, कितने नैग हो तुम। फिर हल्की आवाज में जोड़ती है, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, जैसा मैं दिखती हूँ वैसा है नहीं। एक पल रुककर कहती है, और फैमिली के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहती। वो धीरे से उसके पास आकर बैठ जाती है। मैक्स, उस वक्त बस तुम्हारा ही ख्याल आया, वो हल्की मुस्कान के साथ बोलती है। सॉरी, तुम्हें परेशान करने के लिए। मैक्स ये सुनकर नजरें फेर लेता है। ये ऑकवर्ड हो रहा है, टॉपिक बदलते हैं। वो पूछता है, जो डिफ्यूजर मैंने तुम्हें पिछली बार दिया था, यूज कर रही हो? एस्टर सिर हिलाती है। हाँ, मेरे बेड के पास ही रखा है। फिर मिस्चीवस अंदाज में पूछती है, देखना चाहोगे? डोंगू तुरंत मना कर देता है, न नहीं। एस्टर हंसते हुए कहती है, क्या हुआ, एम्बैरेस्ड हो या फिर कुछ नॉटी सोच रहे थे? मैक्स दांत भींच लेता है। नरेशन, बीमार होने के बावजूद इसके पास टीज करने की एनर्जी कहाँ से आती है? वो उठने का फैसला करता है, लेकिन तभी एस्टर बहुत धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाती है। मैक्स, तुम सच में एक जेन्युइनली अच्छे इंसान हो। वो रुक जाता है। तुम जरूर एक बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड बनोगे। उसकी आवाज कांपती है। वो एक पल रुकती है, जैसे खुद से बात कर रही हो। मुझे देर होने से पहले। आवाज और धीमी हो जाती है। मैक्स जैसा इंसान। और तभी एस्टर का सिर उसके कंधे पर ढुलक जाता है। वो सो चुकी होती है। मैक्स जड़ हो जाता है। नरेशन, ये अभी क्या हुआ? वो हिलता नहीं, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद मैक्स धीरे से उठता है, अपना कंधा मलते हुए सोचता है, जाने से पहले कम से कम उसके लिए पोरेज ऑर्डर कर दूं। उसने दवा खाली पेट ली थी। तभी एस्टर नींद में कराहती है, पापा। मैक्स उसकी तरफ देखता है। उसकी सांसें भारी हैं, चेहरा तप रहा है। नरेशन, ये ठीक नहीं लग रहा। उसी वक्त मैक्स का फोन वाइब्रेट करता है। मैसेज, चिन, मैं निकल रही हूँ। दूसरा मैसेज तुरंत आता है, मूवी के बाद डिनर कर लें। मैक्स स्क्रीन को देखता है, फिर एस्टर को। नरेशन, एक तरफ प्रॉमिस, दूसरी तरफ जिम्मेदारी। वो वहीं बैठा रह जाता है, कोई जवाब नहीं भेजता। कुछ समय बाद सूरज ढलने लगता है। शाम की सुनहरी रोशनी खिड़की से अंदर आती है। उसकी किरणें एस्टर के चेहरे पर पड़ती हैं। वो धीरे से करवट बदलती है, आंखें आधी खोलकर बुदबुदाती है, मैक्स। कैमरा मुड़ता है। हम देखते हैं मैक्स किचन में खड़ा है। चूल्हे पर हल्की आंच, एक पतीले में पॉरेज उबल रही है। वो पलटकर उसे देखता है। थोड़ी देर बाद मैक्स अपने फोन पर भेजा हुआ मैसेज पढ़ता है, क्रॉन को, सॉरी, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। क्या हम प्लान्स किसी और दिन कर सकते हैं? रिप्लाई आया होता है, कोई बात नहीं, मैं अभी निकली भी नहीं थी, नेक्स्ट टाइम। मैक्स स्क्रीन को देर तक घूरता है। नरेशन, उसे बुरा लगा होगा, लेकिन एस्टर जैकेट पहनकर धीरे धीरे उसकी तरफ आती है, कदम अभी भी थोड़े लड़खड़ाए हुए। वो पतीले में झांकती है। ये पॉरेज तुमने खुद बनाई? मैक्स बिना ज्यादा इमोशन दिखाए कहता है, फ्रिज में जो इंग्रेडिएंट्स एक्सपायर होने वाले थे वही इस्तेमाल कर लिए। स्वाद अच्छा होगा या नहीं गारंटी नहीं है। वो फोन अपनी जेब में डाल लेता है। एस्टर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे सच में लगा था तुम बस दवा देकर चले जाओगे। वो उसकी तरफ देखती है, लेकिन तुम तो रुक ही गए। एक पल की चुप्पी। ऑनेस्टली मैं काफी टच्ड हूँ। मैक्स कुछ नहीं बोलता। एस्टर आंखें सिकोड़कर टीजिंग टोन में, तुम काफी वरीड थे ना मेरे लिए। फ्राइडे वाला चेक इन मैसेज भी। मैक्स समझ जाता है ये छेड़ रही है। वो तुरंत पलटवार करता है, अगर डिजाइन वर्क डिले होता तो प्रोडक्ट रिलीज शेड्यूल भी इम्पैक्ट हो जाता। ये सुनते ही एस्टर होंठ फुला लेती है। नरेशन, स्कोर 1 फॉर कैंग डोंगू। मैक्स हल्की स्मर्क करता है। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो चुका है। टेबल पर भाप उठती है। एस्टर धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए कहती है, तुम जानते हो तुम पहले आदमी हो जो कभी मेरे घर आया है। मैक्स चौंक कर लगभग चिल्ला देता है, क्या? ये कहाँ से आया? और मैं यहाँ हैंग आउट करने नहीं आया हूँ। एस्टर जोर से हंस पड़ती है। देखो, फिर से एम्बैरेस्ड हो गए। मैक्स दांत भींच लेता है। फिर एस्टर अचानक सीरियस हो जाती है, वैसे तुम्हारे प्लान्स थे ना आज? वो उसकी तरफ देखती है, तुम सिर्फ मेरी वजह से तो नहीं रुके, है ना? मैक्स बिना ज्यादा सोचे जवाब दे देता है, मैं आज मूवी देखने वाला था, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। एस्टर की आंखें फैल जाती हैं। वेट, जॉय के साथ मैक्स सिर हिलाता है। अनफॉर्चुनेटली, हाँ। फिर सच्चाई निकल ही जाती है। मैं सच में काफी एक्साइटेड था। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, मैक्स फ्रीज हो जाता है। रुको, ये तो अजीब हो गया। क्या मैंने ज्यादा कह दिया? एस्टर के लिए ऑकवर्ड हो गया क्या? ये तो स्लिप अप था। वो जल्दी से संभलता है। नहीं, मैंने बस पोस्टपोन किया है किसी और दिन के लिए। सच में
इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तुम वरी करो। लेकिन एस्टर का चेहरा और भारी हो जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। मैक्स अंदर ही अंदर घबरा जाता है। मत ऐसा चेहरा बनाओ प्लीज। अचानक एस्टर टूट जाती है। मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं सच में इतनी बेवकूफ हूँ? उसकी आवाज कांपने लगती है। मैक्स बेचैनी से हाथ मसलता है। कमाल है डोंगू, बीमार इंसान को गिल्ट में डाल दिया। अब क्या करूं? इसे ठीक कैसे करूं? एस्टर रोते रोते कहती है। मैंने मैक्स को ही क्यों कॉल किया? मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी। मैक्स उसे ऐसे देखता है जैसे दिल कसकर मुट्ठी बन गया हो। फिर वो धीरे से बोलता है, जिसे तुम पसंद करती हो उसके साथ मूवी डेट वाकई इंपॉर्टेंट होती है। एस्टर चौंक जाती है। लेकिन कोवर्कर के साथ किया गया प्रॉमिस भी इंपॉर्टेंट होता है ना? वो कंफ्यूज्ड होकर उसे देखती है। तुम क्या कह रहे हो? मैक्स गहरी सांस लेता है और समझाता है। वो मैक्स कूपन याद है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा वाला। वो हल्की मुस्कान के साथ जोड़ता है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 बचे हैं। फिर उसकी आवाज नरम हो जाती है। और वैसे भी तुम बीमार हो, तुम हॉस्पिटल तक नहीं जा पाई। मैं तुम्हें ऐसे ही अकेला छोड़कर मूवी देखने नहीं जा सकता था। वो एक पल रुकता है। बीमारी में और अकेले होने पर उससे ज्यादा खतरनाक और लोनली कुछ नहीं होता। एस्टर की मुट्ठी अपने आप भींच जाती है। वो हिम्मत करके पूछती है, तो क्या तुमने सच में डेट पोस्टपोन की है? कैंसिल हमेशा के लिए नहीं? मैक्स कुछ सेकंड चुप रहता है। अभी बस हाँ कह दो। फिर वो सिर हिलाकर कहता है, हाँ ऑफ कोर्स। सीन बदलता है। थोड़ी देर बाद मैक्स उठता है जाने की तैयारी करते हुए। अब तुम थोड़ी बेटर लग रही हो, मैं चलता हूँ। वो आदतन इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। पॉरेज गर्म करके खाना, दवा खाली पेट मत लेना, मंडे को हॉस्पिटल जरूर जाना और बीच बीच में खिड़कियां खोलना फ्रेश एयर के लिए। दरवाजे की तरफ बढ़ते ही तभी पीछे से आवाज आती है, मैक्स। वो पलटता है। एस्टर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, सॉरी नहीं थैंक यू। मैक्स मुस्कुराता है। मंडे को मिलते हैं। वो चला जाता है। दरवाजा बंद होते ही एस्टर वहीं खड़ी रह जाती है। वो खुद को बाहों में समेट लेती है और बुदबुदाती है। उसकी स्माइल सच में कितनी अच्छी है। फिर अचानक उसे एहसास होता है कि उसने जोर से सोच लिया। वो झेप कर अपना चेहरा ढक लेती है। मैंने अभी ये क्या कह दिया? और ये दिल इतनी अजीब तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है? सीन बदलता है एलिवेटर। मैक्स नीचे उतरते हुए सोचता है, मैं एस्टर के काफी करीब आ गया हूँ, शायद जरूरत से थोड़ा ज्यादा। जॉय की बातें उसके दिमाग में गूंजती हैं। प्रोफेशनल भी लगता है और पर्सनल भी। मैक्स सोचता है, ऐसा मिसअंडरस्टूड होना ठीक नहीं है, मुझे थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। तभी उसका फोन बजता है। कॉलर जांग चियन। जॉय मैक्स सोचता है, अभी बात कर लेना ही बेहतर है, ठीक से अपॉलॉजी भी हो जाएगी। वो सोचता है कि अभी माफी मांग लेना ही सही रहेगा। वो बोलना शुरू ही करता है कि उधर से आवाज आती है, मुझे लेट नाइट मूवीज भी पसंद हैं। मैक्स की आंखें फैल जाती हैं। सीन कट थिएटर। चेरिन अच्छी तरह तैयार होकर आई है। वो आईने में एक बार आखिरी बार अपने बाल ठीक करती है। तभी कोई उसका नाम पुकारता है। वो पलटती है। डोंगू। वो खड़ी होकर पूछती है, तुम दौड़ते हुए आए थे क्या? अभी एड्स खत्म होने में थोड़ा समय बाकी है। मैक्स जल्दी से कहता है, नहीं बस थोड़ा तेज चल रहा था। लेकिन उसकी नजरें खुद ब खुद उस पर टिक जाती हैं। वीकेंड पर अकेले इस इंसान के साथ मूवी देखने आना। मैक्स के दिल में अजीब सी हलचल होती है। शेरिन ये नोटिस कर लेती है। वो हंसते हुए कहती है, तुम्हारा चेहरा तो पूरा लाल हो गया है। मैक्स घबरा जाता है और तुरंत टॉपिक बदलता है, मैं पॉपकॉर्न और ड्रिंक्स ले आता हूँ। शेरिन मुस्कुराकर बोलती है, कैरामल फ्लेवर लेना, बिगेस्ट साइज, और ड्रिंक में 0 कोला। सीन थिएटर के अंदर। वो दोनों ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न लेकर अंदर आते हैं। शेरिन सबसे बड़ा कैरामल पॉपकॉर्न और 0 कोला पकड़े हुए हैं। अंदर मूवी चल रही है। जज की आवाज गूंजती है, मिस्टर डुप्रे बताइए, उस रात आप क्या कर रहे थे जब आपकी पत्नी की हत्या हुई? डुप्रे ठंडे लहजे में जवाब देता है, मैंने उस पर जोर से डांटा था। मुझे उसका चुपके चुपके अफेयर करना पसंद नहीं था, तो मुझे लगा उसे वही मिला जो मिलना चाहिए था। मूवी आगे बढ़ती रहती है। इधर डोंगू थिएटर के अंदर झांकता है और सोचता है, इतनी रात हो चुकी है, शायद इसलिए थिएटर लगभग खाली है। वो पॉपकॉर्न उठाए आइल में आगे बढ़ता है और चेरिन सीट्स ढूंढते हुए इधर उधर देखती है। मैक्स मन ही मन बड़बड़ाता है, इतना अंधेरा है, एक गलत कदम और मैं गिर जाऊंगा। वो थोड़ी देर के लिए फ्लैशलाइट ऑन करता है। कोई है भी नहीं, बस 1 सेकंड के लिए ठीक है। लेकिन जैसे ही लाइट चेरिन की तरफ जाती है, वो आंखें बंद कर लेती है। मैक्स जल्दी से कहता है, सीढ़ियों पर ध्यान रखना, अंधेरा है, फिसल सकती हो। विडंबना ये कि अगले ही पल वही खुद फिसल जाता है। पॉपकॉर्न हवा में उड़ता है। मैक्स गिरने से पहले खुद को संभालने की कोशिश करता है और फिर धप। उसे उम्मीद थी कि जमीन से टकराएगा, लेकिन नहीं। वो 2 नरम तकियों पर आकर रुकता है। चेरिन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे एहसास होता है मैक्स का चेहरा सीधे उसकी छाती में दबा हुआ है। एक पल के लिए थिएटर की आवाजें भी जैसे गायब हो जाती हैं। दोनों जड़ हो जाते हैं, सांसें रुक सी जाती हैं। क्रॉन खुद को संभालते हुए पूछती है, तुम ठीक हो? लेकिन जनाब, वो अब भी वहीं फ्रीज है। आखिरकार वो पीछे हटता है और हकलाते हुए माफी मांगता है। अंधेरा था, मैं फोन की फ्लैशलाइट ऑन करने वाला था, लेकिन गलती से ठोकर लग गई। क्रॉन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुम थोड़े क्लमजी हो।
इधर डोंगू मन ही मन टूट रहा है। आज कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा। डेट टल गई। मैं अच्छा इंप्रेशन डालना चाहता था और भी नर्वस दिखने लगा। दोनों अपनी सीट पर बैठते हैं। क्रॉन धन्यवाद देती है। तुमने मेरे लिए फ्लैशलाइट ऑन की थी, है ना? डोंगू जमीन से पॉपकॉर्न उठाते हुए अजीब सा सिर हिलाता है और अंदर ही अंदर सोचता है, सब मेरी वजह से गड़बड़ हो रहा है। जितना कोशिश करता हूँ उतना ही ज्यादा ऑकवर्ड बन जाता हूँ। क्रोन उसे चुपचाप देखती है। उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी। मूवी आगे बढ़ती है। हॉल में सन्नाटा है, बस स्क्रीन की रोशनी और दो दिलों की हल्की सी धड़कन। डोंगू अब भी ऑकवर्ड बैठा है। क्रोन उसकी तरफ नजर डालती है और धीरे से फुसफुसाती है, आज सच में सब ठीक है ना? तो मैं कहा था कुछ काम आ गया था। डोंगू हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ अब सब सुलझ गया है। क्रोन तुरंत माफी मांगती है, सॉरी मैंने तुम्हें बुला लिया जबकि तुम साफ तौर पर बिजी थे। डोंगू सिर हिलाता है, नहीं गलती मेरी थी, मैंने अचानक कैंसिल कर दिया था। मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए कि तुमने मुझे बुलाया। क्रोन हंस पड़ती है, अच्छा है, वैसे सोचो तो पूरे सिनेमा में सिर्फ हम दो ही हैं। वो चारों तरफ देखती है, थोड़ा मैजिकल सा नहीं लग रहा? इतनी रात को मूवी देखना मेरी जिंदगी में पहली बार है। वो डोंगू से पूछती है। डोंगू जवाब देता है, मैंने कुछ बार क्लासमेट्स के साथ इतनी रात को मूवी देखी है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है, रुको, अभी तो उसने कहा था कि उसने कभी लेट नाइट मूवी नहीं देखी। तो फिर? डोंगू धैर्य से पूछता है, क्या तुमने फोन पर नहीं कहा था कि तुम्हें लेट नाइट मूवीज पसंद है? ये सुनते ही क्रॉन थोड़ी सी चौंक जाती है। वो हकलाते हुए बोलती है, मुझे लगा था तुम बस क्लमजी हो डोंगू, लेकिन लगता है तुम्हारी मेमोरी भी कुछ खास नहीं है। वो जबरदस्ती हंसने की कोशिश करती है, बात को मजाक में टालने के लिए। डोंगू पीछे हटने वाला नहीं था। नहीं, तुमने डेफिनेटली कहा था। माहौल अचानक अजीब हो जाता है। क्रॉन तुरंत टॉपिक बदल देती है, छोड़ो ना, पॉपकॉर्न लोगे? डोंगू हल्के से मना करता है, नहीं तुम ही खा लो। सीन शिफ्ट। कुछ देर बाद मूवी में एक मजेदार सीन आता है। क्रॉन जोर से हंस पड़ती है। डोंगू बस उसे देखता रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है, जब फनी सीन आता है, जब सैड सीन आता है, जब थ्रिलिंग सीन आता है, हर बार उसका चेहरा अलग होता है। उसकी एक्सप्रेशंस कमाल की हैं। डोंगू लगातार उसकी तरफ देखता रहता है। तभी क्रॉन उसकी ओर नजर घुमा लेती है और डोंगू झट से दूसरी तरफ देख लेता है। दोनों चुप हो जाते हैं। डोंगू के दिल की आवाज, अगर मेरी जिंदगी को किसी मूवी से कंपेयर किया जाए तो मैं चाहता हूं कि ये पल कभी खत्म ही ना हो। सीन शिफ्ट। वक्त बीतता है। मूवी अपने आखिरी सीन की तरफ बढ़ती है और जैसे ही स्क्रीन पर एंड क्रेडिट्स आने लगते हैं, डोंगू मन ही मन सोचता है, अब शायद हम घर जाएंगे। इतनी मुश्किल से तो वीकेंड में मिले थे और पूरा टाइम बस मूवी देखते देखते निकल गया। ठीक से बात भी नहीं कर पाए। तभी उसकी नजर चेरिन पर पड़ती है। वो सो चुकी थी। डोंगो स्क्रीन की तरफ देखता है और सोचता है, क्या इसलिए क्योंकि वो कभी मेरे दिल की बात नहीं सुन पाएगी, या फिर मैं इस पल की गर्माहट में ही खो गया हूँ, इस हवा में, इस माहौल में। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मेरा मन कर रहा है कि जो कुछ भी दिल में है सब बाहर निकाल दूं, जैसे कन्फेशन कर रहा हूँ। और फिर हिम्मत करके वो बुदबुदाता है, आई लाइक यू। उसी पल थिएटर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। डोंगू थोड़ा सा शर्मा जाता है। उसे खुद नहीं समझ आता कि वो अभी कर क्या बैठा। वो उसकी तरफ मुड़ता है, ये सोचते हुए कि काफी देर हो गई है, इसे जगा देना चाहिए। वैसे भी ये थकी हुई लग रही थी। लेकिन अगले ही पल वो फ्रीज हो जाता है क्योंकि चेरिन उसे शौक भरी नजरों से सीधे देख रही होती है। डोंगू के माथे से पसीना टपकने लगता है। उसका दिमाग तेजी से चलता है और वो फटाफट एक बहाना बना देता है। वो मूवी के एंड वाला मोनोलॉग था ना, मुझे ऐसे नरेशन काफी पसंद है जो दिल में अजीब सा फीलिंग छोड़ जाते हैं। चेरिन भी सिचुएशन को हल्का कर देती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मुझे भी वो काफी अच्छा लगा एक्चुअली। सीन थोड़ा आगे बढ़ता है। मूवी खत्म हो चुकी है और दोनों थिएटर से बाहर निकलते हैं। डोंगू अपनी घड़ी देखता है। हार्ट रेट वार्निंग, ये बहुत ज्यादा क्लूज हो गया था। अब तक मेरा दिल शांत ही नहीं हुआ है। वो चेरिन से कहता है, लास्ट बस निकल चुकी है, हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी। चेरिन कैजुअली जवाब देती है, जब डायरेक्शन सेम है तो साथ ही चलते हैं गेली स्टेशन तक, फिर मैं टिंगजी स्टेशन पर उतर जाऊंगी। डोंगू पूछता है, तो अभी टैक्सी बुला लूं? चेरिन थोड़ा हिचकिचाती है, फिर कहती है, टैक्सी से पहले थोड़ा वॉक कर लें, पॉपकॉर्न भी डाइजेस्ट हो जाएगा। डोंगू एक पल सोचता है और फिर सिर हिला देता है, ठीक है। सीन बदलता है। रात की सड़कें, हल्की ठंडी हवा और दोनों साथ साथ चलते हुए। तभी चेरिन बोलती है, वैसे एक अच्छी खबर है। डोंगू चौंक कर पूछता है, क्या? चेरिन की आवाज में थोड़ी एक्साइटमेंट होती है। मुझे आखिरकार एक जॉब पोस्टिंग मिल गई है जो मुझे सच में पसंद आई है। मैं अप्लाई करने वाली हूँ।
डोंगू रुककर उसकी तरफ देखता है। उसके चेहरे पर जेन्युइन खुशी उभर आती है। जॉब चेंज ग्रुप शुरू होने के बाद ये हमारी पहली रेज्यूमे सबमिशन होगी। अगर हम में से कोई भी सक्सेसफुली जॉब चेंज कर लेता है तो फिर जॉब चेंज ग्रुप के जरिए जो कनेक्शन है वो भी टूट जाएगा और तब रिलेशनशिप डेवलप करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इतना सोचते सोचते अचानक शरिन सीधे उसके सामने आकर रुक जाती है। वैसे मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है और तुमने कहा था ना कि ट्रीट दोगे। डोंगू बिना सोचे समझे सीधे पूछ बैठता है। तो किस दिन चलना चाहोगी? चेरिन एकदम चौंक जाती है। डोंगू को तुरंत एहसास होता है, रुको, मैंने अभी क्या पूछ लिया? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं कैजुअली फिर से उससे डेट पर पूछ रहा हूँ। कहीं मैंने उससे प्रेशर तो नहीं कर दिया? उसका दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। लेकिन तभी चेरिन हल्का सा हंस पड़ती है। ओह सॉरी, मैं बस उस गिफ्ट वाउचर के बारे में सोच रही थी जो तुमने मुझे पहले दिया था। डोंगू थोड़ा चौंकता है और याद करते हुए पूछता है, वही वाला जो मैंने जॉब चेंज ग्रुप के पहले दिन दिया था? चेरिन सिर हिलाती है। हाँ, तब मैंने बस यही सोचा था कि स्टडी ग्रुप खत्म होने के बाद हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। डोंगू के दिमाग में फिर से सवाल उठने लगते हैं, क्या वो गिफ्ट वाउचर इतना अजीब था और वो अचानक अब उसका जिक्र क्यों कर रही है? तभी चेरिन उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है और हल्के से कहती है, वैसे हम दोनों काफी क्लोज हो गए हैं, है ना? स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी वार्मथ होती है। डोंगू ये सब देख लेता है और अचानक उसके गाल हल्के से लाल हो जाते हैं। वो जल्दी से नजरें हटा लेता है। अब टैक्सी बुला लेनी चाहिए। सीन शिफ्ट। थोड़ी देर बाद दोनों टैक्सी में बैठे होते हैं। डोंगू अंदर ही अंदर सोचता है, प्रोग्राम में अगर कोई ऐसा वेरिएबल आ जाए जो कैलकुलेट नहीं किया गया हो तो एरर आ ही जाता है। और जितना ज्यादा जैंगचिन की प्रेजेंस मेरी जिंदगी में घुसती जा रही है, मैं उतना ही ज्यादा क्लमजी होता जा रहा हूँ। उसे वो पल याद आता है जब सिनेमा हॉल में उसके मुंह से बिना सोचे निकल गया था, आई लाइक यू। उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगता है। क्या मैं सच में उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसा कुछ कह पाऊंगा? डर है, घबराहट भी है, लेकिन फिर भी मैं बेहतर करना चाहता हूँ। टैक्सी की हल्की सी झूल और थकान के बीच उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। आखिरी सोच, एक दिन मैं जरूर करूंगा। खाली सड़कों से टैक्सी आगे बढ़ती रहती है। उधर चेरिन खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ खोई खोई सी लगती है। वो अपनी उंगलियों से हल्के हल्के खेलती है, हिचकिचाते हुए कहती है, मेरे घर के सामने 24 आवर कन्वीनियंस स्टोर है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। लेकिन वाक्य अधूरा ही रह जाता है। वो देखती है डोंगू पहले ही सो चुका है। चेरिन हल्की सी मुस्कान के साथ सांस छोड़ती है, सो गया। फिर धीरे से कहती है, मंडे को मिलते हैं। सीन शिफ्ट। मंडे। नया हफ्ता शुरू होता है। ऑफिस में मैक्स कैमोमील टी गर्म कर रहा है और बाकी एम्प्लॉयज काम की तैयारी में जुटे हैं। हेली एजुअली कहती है, एस्टर ने पूरा वीकेंड अकेले बिताया होगा, काफी टफ रहा होगा, है ना? एस्टर तुरंत मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरे पेरेंट्स आ गए थे मेरा ख्याल रखने। लेकिन दोस्तों, ये मुस्कान सच नहीं बता रही। एस्थर अपने वीकेंड के बारे में झूठ बोल रही है। सीन शिफ्ट। अब हम देखते हैं जेडन जॉय के पीछे पड़ा हुआ। अरे तुमने नई मूवी देखी? बहुत पॉपुलर हो रही है। जॉय बिना ज्यादा इंटरेस्ट के कहती है, मुझे ऐसे मूवीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये भी पूरा सच नहीं है। जॉय भी झूठ बोल रही है, सिर्फ जेडन की एंडलेस नैगिंग से बचने के लिए। उसी वक्त जॉय की नजर मैक्स पर पड़ती है और तभी पैट्रिक चलता हुआ उसके पास आता है। आज कुछ अलग लग रहे हो मैक्स, काफी ब्राइट दिख रहे हो। लगता है वीकेंड में अच्छा रेस्ट मिला। मैक्स हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाकर कहता है, हाँ, मैं तो पूरा वीकेंड घर से बाहर ही नहीं निकला। हो डैम फोक्स, लगता है इस कंपनी में हर कोई झूठ बोल रहा है। पैट्रिक की नजर मैक्स के हाथ में पकड़ी चामोमाइल टी पर पड़ती है। मजाक में, यार इस ऑफिस में ग्रास फ्लेवर्ड पानी पीने वाला सिर्फ 2 ही है। मैक्स बस ऑकवर्ड सी हंसी हंस देता है। मैक्स की अंदरूनी आवाज, एक और हफ्ता जो झूठ से ही शुरू हो रहा है। चाय का कप हाथ में लिए मैक्स चलते चलते एंडी को देखता है। कुछ दिन पहले ही तो एंडी ने अनाउंस किया था कि वो कंपनी छोड़ रहा है। सीन शिफ्ट स्लाइटली। हम देखते हैं कॉलीग्स आपस में बात कर रहे हैं। सुना है जिस कंपनी में एंडी जा रहा है उसे हाल ही में मैसिव इन्वेस्टमेंट मिला है। दूसरा कॉलीग जलते हुए जोड़ता है, और सैलरी भी बढ़ रही है। यार किस्मत वाला है। मैक्स चुपचाप सुनता है और सोचता है, ये एंडी का इस कंपनी में आखिरी हफ्ता है। उसी पल एस्टर अचानक सामने आ जाती है। मैक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रास्ता ब्लॉक करके स्टैचू बने हुए हो। मैक्स तुरंत होश में आता है। ओह सॉरी, बस थोड़ी देर के लिए जोन आउट हो गया था। एस्टर हल्की सी मुस्कान के साथ उसे टीज करती है। क्या बात है, एंडी जा रहा है तो सेंटिमेंटल हो गए।
मैक्स शांति से जवाब देता है। काफी टाइम तक साथ काम किया है, लेकिन वो एक अच्छी जगह जा रहा है तो सेलिब्रेट करने वाली बात है। ये सुनते ही एस्थर उसे ध्यान से देखने लगती है, जैसे उसके शब्दों के पीछे कुछ और ढूंढ रही हो। सीन शिफ्ट्स। कुछ देर बाद मैक्स अपनी डेस्क पर बैठा होता है। तभी एस्थर फिर से उसके पास आती है और सीधा सवाल दाग देती है, मैक्स क्या तुम भी जॉब चेंज करने का प्लान बना रहे हो? ब्रो चाय पीते पीते लगभग चोक कर जाता है। एस्थर उसकी रिएक्शन देखकर खुद चौंक जाती है। एक पल के लिए वो हेजिटेट करती है, कहीं ये भी मुझे अकेला छोड़कर किसी और कंपनी ना चला जाए। लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेती है और टीजिंग टोन में बोलती है, इतना क्यों डर गए? ऐसा क्या शॉकिंग पूछ लिया? मैक्स हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं बस अचानक पूछ लिया इसलिए चौंक गया। फिर वो सवाल पलट देता है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? एस्टर हल्के से सिर हिलाती है और प्लेफुल अंदाज में कहती है, बस यूं ही पूछ रही थी। एंडी की बात चल रही थी तो सोचा रुको, कहीं तुम भी सच में जॉब चेंज का सोच तो नहीं रहे? ब्रो के माथे से सीधा पसीना टपकने लगता है। मैक्स जबरदस्ती हंसते हुए कहता है, जॉब? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। मुझे यहाँ सिर्फ 2 साल हुए हैं, इतनी जल्दी कौन चेंज करता है? एस्टर आंखें संकरी करके उसे घूरती है। सुनने में तो काफी सस्पिशियस लग रहा है। मैक्स के दिमाग में अलार्म बज जाता है, सब्जेक्ट बदलना होगा अभी के अभी। वो तुरंत सवाल उछाल देता है, लेकिन तुम ही तो नहीं जॉब चेंज का सोच रही हो? लेकिन एस्टर कोई आम बॉस नहीं है, ये है कॉर्पोरेट क्रेमलिन। वो तुरंत पकड़ लेती है। ओ, तो तुम टॉपिक बदलने की कोशिश कर रहे हो? ब्रो रेड हैंडेड पकड़ा गया। एस्टर आगे बोलती है, मैं तो यहाँ लॉन्ग टर्म रहने वाली हूँ। ऑफिस घर के पास है, लीव लेने पर कोई एटीट्यूड नहीं देता और साल के एंड में बोनस भी मिलता है। ये सुनकर मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है, ऐसे देखूं तो हमारी कंपनी इतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन तभी एस्टर की आंखों में मॉडरस ऑरा चमक उठती है। हाँ, बस उस हिस्से को छोड़कर जहां मैंने ऑफिस के किसी इंसान को डेट करने की गलती कर दी। भाई साहब, अब तो बीपी मीटर भी पैनिक मोड में चला गया। एस्टर भड़कते हुए आगे बोलती है, सीरियसली मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। मुझे लगता है वो आदमी रिसेंटली मेरी बुराई कर रहा है। क्या मुझे जाकर सीधा कन्फ्रंट कर लेना चाहिए? फिर वो मैक्स की तरफ देखती है। क्या सोचते हो मैक्स, 2-on-1 जाएं तो हम जीत ही जाएंगे ना, राइट? मैक्स बस माउस क्लिक करता रहता है, सोचते हुए मैं इस ड्रामा में इन्वॉल्व ही क्यों हूं। लेकिन फिर भी वो कामली बोलता है, देखो कहते हैं ना, सड़े हुए सेब अपने आप गिर जाते हैं। अगर हम शांत रहें तो मुझे लगता है जीत तुम्हारी ही होगी। एस्टर हवा में शैडो बॉक्सिंग करने लगती है, लेकिन एक लिमिट होती है, कितना टॉलरेट कर सकता है इंसान। मैक्स उसे शांत करते हुए कहता है, अगर कुछ होता है तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे साइड में होऊंगा। फिर अचानक वो स्क्रीन को घूरते हुए बड़बड़ाता है, ये कोड काम क्यों नहीं कर रहा? लेकिन एस्टर वो तो कुछ और ही सुन रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो जाता है। उसने कहा वो मेरा सपोर्ट करेगा। मैक्स उसकी तरफ देखता है और कैजुअली बोल देता है, तुम्हारा चेहरा काफी लाल लग रहा है, लगता है फीवर अब भी उतरा नहीं, दवा ले रही हो ना? एस्टर एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर धीरे से बुदबुदाती है, ये सब तुम्हारी वजह से है। मैक्स कंफ्यूज हो जाता है, मेरी वजह से? एस्टर उसे स्कोल्ड करते हुए बोलती है, मेडिसिन लेने से पहले खाना जरूरी होता है और तुम्हारी वजह से मैंने अभी तक कुछ खाया ही नहीं। फिर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, तुम्हें वो डेटा चंक वहां डंप करना था। मैक्स समझ जाता है, गलती टेक्निकल कम, टाइमिंग ज्यादा है। सॉरी, पहले लंच कर लेते हैं, खाने के बाद काम कंटिन्यू कर लेंगे। एस्टर थोड़ी देर सोचकर बोलती है, लेकिन अगर अभी गए तो सारे रेस्टोरेंट्स भरे होंगे। मैक्स हार मानते हुए पूछता है, तो फिर मैं क्या करूं? और यहाँ से शुरू होता है एस्टर का चीकी मोड। तो फिर तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ब्रो अब सच में उसकी टीजिंग से थक चुका है। सीन शिफ्ट। कुछ देर बाद एस्टर कन्वीनियंस स्टोर से प्रीमेड फूड उठाती है। मैक्स हल्की चिंता से पूछता है, तुम्हें सच में ये कन्वीनियंस स्टोर वाला खाना ठीक लग रहा है? एस्टर श्रक करते हुए बोलती है, हाँ चल जाएगा, वैसे भी मेरी नोज अब भी बंद है, कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा। मैक्स मन ही मन नोट करता है, वीकेंड के मुकाबले अब ये काफी बेटर लग रही है। जैसे ही दोनों चलने लगते हैं, एस्टर अचानक बोलती है, ओ मैं सोच रही थी शायद बेहतर होगा अगर तुम और मैं थोड़ा डिस्टेंस रखें। मैक्स टॉक जाता है। एस्टर आगे एक्सप्लेन करती है, अकाउंटिंग से किसी ने मुझसे पूछा कि क्या हमारे बीच कुछ चल रहा है। फिर कैजुअली जोड़ती है, वैसे भी काफ़ी रीज़न से हम हाल में काफ़ी क्लोज हो गए हैं, ओवरटाइम भी साथ में काफ़ी किया है, प्रोजेक्ट साथ हैंडल किए। लोगों को देखकर गलत आइडिया लगना आसान है, जॉय भी मिसअंडरस्टैंड कर सकती है। ये सुनते ही मैक्स को जॉय की बात याद आती है। मुझे साफ दिख रहा है कि तुम और एस्टर काफी क्लोज हो गए हो। और मैक्स ने तब भी सोचा था, हाँ ये सच है, वो सच में काफी क्लोज हो चुके हैं, शायद थोड़ा ज्यादा ही क्लोज। शायद अब डिस्टेंस रखने का समय आ गया है। और अब इस पल में मैक्स समझ जाता है एस्टर भी यही सोच रही है। एस्टर फिर बोलती है,
मैंने डिसाइड किया है कि मैं मैक्स की डेटिंग लाइफ सपोर्ट करूंगी। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, उसे रोकना नहीं। बाहर से वो शांत लग रही है, लेकिन मैक्स मन ही मन सोचता है ये काम एक्ट है। पिछले हफ्ते की बात अब भी उसे परेशान कर रही होगी। मैक्स बस इतना ही कहता है, थैंक्स मेरे बारे में सोचने के लिए। एलिवेटर डोर्स खुलते हैं। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, मैक्स को अचानक कुछ याद आता है। वैसे मैं जॉय के साथ मूवी देखने गया था, तो वीकेंड वाली बात की चिंता मत करना। एस्थर कुछ पल खामोश रहती है, शायद इसलिए कि वो उसे डेट नहीं कर सकती। वो अपने असली फीलिंग्स छुपा लेती है और हल्की स्माइल के साथ बोलती है, ऑसम, एटमॉस्फेयर कैसा था? मैक्स रिप्लाई करता है कि उसे खुद भी ठीक से याद नहीं, क्योंकि वो पूरे टाइम इतना नर्वस था कि आसपास का माहौल नोटिस ही नहीं कर पाया। एस्थर उससे कहती है, अगर कभी हेल्प या एडवाइस चाहिए हो तो बस मैसेज कर देना, कॉल भी कर सकते हो। मैक्स बोलता है कि वो उसे बॉदर नहीं करना चाहता और पहले खुद ही ट्राई करेगा सब हैंडल करने का। ये सुनकर एस्थर प्लेफुल अंदाज में सर हिलाकर कहती है, अरे कम ऑन, थोड़ी तो हेल्प करने दे। मुझे 10 मिले थे, अभी भी 8 मैक्स कूपन्स बचे हैं। ये सुनकर मैक्स थोड़ा इरिटेट हो जाता है और पॉइंट आउट करता है, तुम्हें सिर्फ 5 मिले थे और अब बस 3 ही बचे हैं। एस्टर ग्रम्बल करते हुए कहती है, क्या थोड़े और नहीं दे सकते? और हमारा बंदा तुरंत बोलता है, तुम तो इनिशियल कूपन का डबल मांग रही हो। जैसे ही दोनों एलिवेटर से बाहर निकलते हैं, एस्टर पूछती है कि क्या वो अपनी डेस्क पर ही लंच करेगा ताकि वो ब्रेक रूम में जाकर खा ले। मैक्स अग्री कर लेता है और अंदर ही अंदर सोचता है, लगता है डिस्टेंस मेंटेन करने का फेज शुरू हो गया है, मुझे भी अब ध्यान रखना होगा। एस्टर उसे बाय कहती है और बोलती है, आराम से काम करना आज। मैक्स भी हाथ हिलाकर वही बोलता है। तभी अचानक मैक्स के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो देखता है, एंडी का मैसेज था। आज फ्री हो तो एक कप चाय पीने चलते हैं। मैक्स थोड़ी देर सोचता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम एक कैफे में हैं। वहां चिन डोंगू को आवाज देती है। डोंगू पूछता है कि वो यहाँ कैसे आई। चिन बताती है कि एंडी ने उसे थोड़ी देर के लिए बुलाया है। फिर वो पूछती है, तुम्हें भी इसी रीजन से बुलाया गया है? डोंगू थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए हाँ बोल देता है और तभी अचानक एंडी उसके पीछे से आ जाता है और कहता है, सॉरी लेट हो गया, हैंडओवर के कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने थे। वो बताता है कि ड्रिंक्स पहले ही ऐप से ऑर्डर कर दी हैं और मैक्स से कहता है कि जोई के पास बैठ जाए। थोड़ी देर बाद जैसे ही ड्रिंक्स आ जाती हैं, एंडी सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है, तुम दोनों को जल्दी निकलना है, इसीलिए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। फिर वो बोलता है, मैं जिस कंपनी में शिफ्ट हो रहा हूँ वहाँ मुझे एक नई डेव टीम का चार्ज दिया गया है। 2 डेवलपर पोजीशंस खाली हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ज्वाइन करो। ये सुनकर मैक्स के दिमाग में एक थॉट बिजली की तरह गिरता है। अगर मैं भी उसी कंपनी में चला गया तो मैं जोए के पास बिल्कुल ऐसे ही रह सकता हूँ। एंडी चाय को हिलाते हुए आगे कहता है, बिना जान पहचान के लोग हायर करना हमेशा रिस्क होता है, इसलिए मैंने सोचा कि पुराने टीममेट से ही बात करना बेस्ट रहेगा। जॉय और मैक्स दोनों की स्किल्स और कैरेक्टर पर मुझे पूरा भरोसा है। कंपनी का डेक मैं तुम दोनों के डीएम्स में भेज चुका हूँ। मैक्स डेक चेक करता है और अंदर ही अंदर नोट करता है, ओवर टाइम पे, सॉलिड बेनिफिट्स, सब कुछ काफी अच्छा है। लेकिन उसे सच भी पता है, उसका गोल उससे काफी आगे है, काफी ऊपर है। जॉय मुस्कुराते हुए एंडी से कहती है, मैं ऑफर के लिए रियली ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगी। अभी मेरे दिमाग में एक अलग गोल है। एंडी थोड़ा उदास होते हुए कहता है कि ये सच में अफसोस की बात है। फिर जॉय मैक्स की तरफ देखकर पूछती है। मैक्स थोड़ी देर हेजिटेट करता है और फिर कहता है, मैं इस पर सोच कर बताऊंगा। मैक्स चुप हो जाता है। वो सोचता है कि पैकेज उसे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जॉय के अनलाइक उसने अभी तक अपना गोल क्लियरली फिगर आउट ही नहीं किया है। सीन अब रात का हो जाता है। टाइम लगभग 9 बजे का है। मैक्स घर पर बैठा अभी भी वही सोच रहा है। वो खुद से कहता है, अच्छा लगता है जब कोई तुम्हें टीममेट के रूप में चाहता है। और फिर उसे याद आता है जॉय का कहना कि वो एक नई जॉब के लिए अप्लाई कर रही है और उसका गोल फिलहाल बिल्कुल अलग है। मैक्स बस सोचता ही रह जाता है। अंदर ही अंदर मैक्स सोचता है, उससे दूर होते जाने का ख्याल ही मुझे एंग्शियस कर देता है। सब कुछ बहुत तेज मूव कर रहा है। क्या मैं अपनी करंट जॉब में स्टेबल एक्सपीरियंस बिल्ड करता रहूं या फिर एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करूं? मैक्स को लगता है कि उसे किसी से एडवाइस चाहिए। तभी उसकी बहन का एंट्री होता है। वो काम से घर लौटती है, थकान के साथ कंप्लेन करते हुए कि वो कितनी टायर्ड है। मैक्स उसे देखते ही सोचता है, जॉब चेंज के मामले में तो ये एक्सपर्ट है। आखिरकार वो पहले ही 4 बार जॉब चेंज कर चुकी है। सीन शिफ्ट होता है एक मार्ट में। मैक्स अपनी बहन के साथ ड्रिंक ले रहा है। उसकी बहन उसे मैक्सिमस बुलाकर छेड़ते हुए कहती है, तू जितना दिखता है उससे ज्यादा बिजी है और जॉब ऑफर्स भी आने लगे हैं। डोंगू तुरंत टोकता है, मैक्स है, मैक्सिमस नहीं। वो टेबल पर अपनी ड्रिंक रखते हुए कहती है, सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज लिस्ट करो। एम्प्लॉय कांग डोंगू। डोंगू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। प्रायोरिटीज? वो एक्सप्लेन करती है,
जैसे कम्यूट, वर्क लाइफ बैलेंस, कंपनी का साइज, कल्चर, जो चीज़ तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती हो। फिर वो कहती है, उसके बाद जॉब साइट्स पर रिव्यूज़ और रेटिंग्स कंपेयर करो। डोंगू अग्री करता है और कहता है, हाँ, क्योंकि रियल रिव्यूज़ से बेटर कुछ भी नहीं होता। उसकी बहन थोड़े प्राइड के साथ बोलती है, कभी सुना है बेटर द डेविल यू नो। मैक्स मजाक में पूछता है, किस डेविल की बात कर रही हो? तुम्हारे एक्स की। ये सुनते ही वो भड़क जाती है, मरना है क्या? फिर गहरी सांस लेते हुए कहती है, देखो, जब लोग जॉब चेंज का प्लान बनाते हैं ना, तो सब बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जैसे ही जगह बदलते हैं काफ़ी लोग यही सोचते रह जाते हैं, यार पुरानी कंपनी एक्चुअली काफ़ी अच्छी थी। तो सवाल ये है, क्या तुम रेडी हो? रिग्रेट का रिस्क लेने के लिए रेडी हो? सब कुछ जीरो से प्रूव करने के लिए रेडी हो? डोंगू चुप हो जाता है, सोच में पड़ जाता है। उसकी बहन आगे कहती है, अच्छी तरह सोचना, तुम्हें अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। करियर स्पीड का गेम नहीं होता, ये डेप्थ और डायरेक्शन का होता है। जॉब चेंज रियलिटी होता है। प्रोबेशन के दौरान अगर कट हो गए तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। मैक्स कहता है कि वो ये सब ध्यान में रखेगा और अच्छी तरह सोच विचार करेगा। तभी उसकी बहन जोर से बोलती है, बस बहुत हो गई बोरिंग बातें, और फिर टीजिंग टोन में पूछती है, तो वर्क वाइफ का क्या सीन है? उसकी एज पता चली, बड़ी है या छोटी? मैक्स रिप्लाई करता है, अभी तक तो कोई आइडिया ही नहीं। उसकी बहन बियर का घूंट लेते हुए कहती है, हाँ, जैसे तुम्हें पता ही होगा। पर अगले ही पल जैसे ही मैक्स कैजुअली बोल देता है कि पिछले वीकेंड वो उसके साथ मूवी देखने गया था, उसकी बहन शॉक में अपना ड्रिंक ऑलमोस्ट थूक देती है। गुस्से और डिसबिलीफ के मिक्स के साथ बोलती है, वही रात जब तू सुबह सुबह टैक्सी से घर आया था? ओए सच बता, कहीं कुछ और तो नहीं हो गया? मैक्स बिल्कुल घबरा जाता है और तुरंत क्लैरिफाई करता है, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ मूवी देखी थी बस। लेकिन बहन टीजिंग मोड में आ जाती है, ओहो, मतलब थिएटर में ही करे जा गया, होटल नहीं सिनेमा हॉल, प्रोग्रेस है भाई। डोंगो फेस पाम करता और कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस लेट नाइट शो था। उसकी बहन टॉपिक चेंज करते हुए सीरियस टोन में कहती है, एक बात याद रखना, लव और जॉब चेंज में एक चीज कॉमन होती है, टाइमिंग। सीन शिफ्ट होता है। अब मैक्स कंपनी के रिव्यूज चेक कर रहा है जो एंडी ने रेकमेंड की थी। रिव्यूज लिखे होते हैं, सैलरी अच्छी है पर लॉन्ग टर्म टिकना मुश्किल, प्रोज ओवर टाइम और वीकेंड पे परफेक्ट, इजी कम्यूट, हाई सैलरी इंक्रीमेंट्स। कॉन्स, छुट्टी लेने पर अजीब नज़र, हैवी वर्कलोड, बर्नआउट का हाई रिस्क, स्ट्रिक्ट हायरार्की, टॉप डाउन कल्चर, फ्रीक्वेंट वीकेंड शिफ्ट्स और सीईओ का हार्श बिहेवियर जो टीम का मोरल हिला देता है। विश लिस्ट में लिखा होता है, ऑफिस के अंदर स्मोकिंग बंद करो। ये लीगल और मॉरल दोनों ही तरीके से गलत है। सिर्फ इसलिए कि स्टाफ चुप रहता है इसका मतलब ये ठीक नहीं हो जाता। सबसे पहले बेसिक वर्किंग कंडीशन सुधारो। ये सब देखकर मैक्स धीरे से बोलता है, सीईओ ऑफिस के अंदर स्मोक करता है। हाँ, पैसा तो काफ़ी देते हैं, पर फिर भी क्यों मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड ज़्यादा भारी हैं। तभी उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आता है। मैसेज क्रॉन का होता है, कल डिनर का प्लान करें, ट्रीट तुम्हारी तरफ से होगी, ठीक है? मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है, मैं तो कल नेचुरली बात छेड़ने वाला था, उम्मीद है उसे ऐसा ना लगा हो कि मैं भूल गया। तभी मैक्स नोटिस करता है कि क्रॉन ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली है। वो ध्यान से देखता है, आउटफिट वही है जो पिछले वीकेंड सिनेमा में पहनी थी। मैक्स सोचता है, कहीं ये फोटो तब तो नहीं ली गई जब वो मेरा वेट कर रही थी। उसे लगता है कि लेट रिप्लाई करना सही नहीं होगा। वो तुरंत मैसेज भेजता है, लंच या डिनर? क्रॉन का रिप्लाई आता है, लंच नहीं, डिनर कैसा रहेगा? मैक्स लिखता है, डिनर भी ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में एक और थॉट घूमने लगता है। उसने वही मूवी थिएटर वाली फोटो क्यों लगाई? क्या इसका कोई मतलब है या फिर ये बस मेरी इमेजिनेशन है? मैक्स तुरंत खुद को रोकता है, बस कर, फालतू फैंटेसीज बंद। तभी क्रॉन का एक और मैसेज आता है। वो पूछती है कि क्या मैक्स अभी भी एंडी के ऑफर के बारे में सोच रहा है। मैक्स रिप्लाई करता है कि वो फिलहाल कंपनी के रिव्यूज पढ़ रहा है। मैक्स खुद से कहता है, पिक्चर के बारे में मत सोच, सिर्फ कॉन्वर्सेशन पर फोकस कर। लेकिन डिलेमा वहीं का वहीं है। वो चार्ट को नेचुरली फ्लो में रखना चाहता है, पर समझ ही नहीं आ रहा कि कॉन्वर्सेशन डेड होने से पहले क्या भेजे। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार मैक्स मैसेज भेजता है, अभी क्या कर रही हो? मैसेज भेजने के बाद वो पीछे लीन करता है जैसे कोई बड़ा मिशन कंप्लीट हो गया हो। लेकिन अगले ही पल क्रॉन का रिप्लाई आ जाता है, बस रेज्यूमे और पोर्टफोलियो अपडेट कर रही हूँ। मैक्स थोड़ा सा सरप्राइज होता है, इतनी जल्दी रिप्लाई? अब वो नेक्स्ट मैसेज क्या भेजे, इसी कंफ्यूजन में होता है। तभी क्रॉन का एक और मैसेज आ जाता है, आज का दिन थोड़ा रफ था ना, मेरी कलाई और उंगलियां अभी तक दर्द कर रही हैं। ये पढ़ते ही मैक्स फ्रीज हो जाता है।
उसके दिमाग में तुरंत थॉट आता है, ये पक्का हिंट है चैट यहीं एंड करने का। वो थकी हुई है, मुझे बॉदर नहीं करना चाहिए। वो कंसिडरेट बनने का फैसला करता है और टाइप करता है, हाँ लगता है मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन सेंड करने से पहले ही एक और मैसेज आ जाता है। क्रॉन लिखती है, शुड वी? मैक्स की आंखें फैल जाती हैं। अगला मैसेज पढ़कर तो उसका दिमाग ही हैंग हो जाता है। वो कॉल करना चाहती है और अगले ही सेकंड फोन वाइब्रेट करता है। क्रॉन सच में कॉल कर रही होती है। मैक्स रियलाइज करता है, हमने आज तक कभी प्रॉपरली फोन पर बात ही नहीं की। वो कॉल पिक करता है और बोलता है, हेलो। दूसरी तरफ से क्रॉन उसका नाम लेती है। सिर्फ नाम सुनते ही मैक्स थोड़ा सा फ्लिंच करता है। डोंगू का हार्ट रेट तेजी से बढ़ने लगता है, हाथ पसीने से भर जाते हैं। अंदर ही अंदर वो सोचता है, ये क्या हो रहा है? रात के इतने लेट उसकी आवाज़ सुनना बहुत अजीब लग रहा है। कान सुन्न हो रहे हैं, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है। मुझे बोलना क्या चाहिए? और तभी क्रॉन सॉफ्टली कहती है, उम्मीद है मैं तुम्हें सोते वक्त डिस्टर्ब नहीं कर रही। डोंगू तुरंत बोल पड़ता है, नहीं, मैं वैसे भी काफ़ी लेट तक जागता हूँ, मैं बिल्कुल वाइड अवेक हूँ। उसकी घबराई हुई आवाज़ सुनकर क्रॉन पूछती हैं, मैं ज़्यादा लाउड तो नहीं हो गई? फिर अचानक वो हंस पड़ती है। डोंगू कंफ्यूज हो जाता है। क्रॉन क्लैरिफाई करती है, तुमने वाइड अवेक जिस तरीके से बोला ना, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे लग रहे थे। ये सुनकर डोंगू थोड़ा सा ऑफेंड हो जाता है। फिर क्रॉन फाइनली बताती है कि उसने कॉल क्यों किया। ये सुनते ही मैक्स अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। क्रोन कहती है, एंडी ने जो कंपनी रेकमेंड की थी ना, मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया। कॉलेज का एक फ्रेंड वहाँ 2 साल पहले काम कर चुका है। उसने बताया कि सैलरी ग्रोथ काफ़ी फास्ट है, लेकिन सीईओ थोड़ा वियर्ड टाइप का है। बस ये बताना चाहती थी, शायद तुम्हारे डिसीजन में हेल्प हो जाए। डोंगू बेड पर बैठ जाता है और सोचता है, मतलब ऑनलाइन रिव्यूज़ बिल्कुल गलत नहीं थे। फिर वो सिंसियरली कहता है, थैंक यू। एक्चुअल एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये भी सोचता है, ये बात तो हम कल ऑफिस में कैजुअली भी कर सकते थे। फिर भी उसने कॉल किया, और सच कहूँ तो उसे उसकी आवाज़ सुनना बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। डोंगू फ़ोन को स्पीकर पर डाल देता है और साइड बाय साइड गूगल चलाने लगता है। फिर अचानक वो पूछ बैठता है, वैसे जो बर्थडे प्रेजेंट दिया था उसे यूज़ कर रही हो? क्रॉन थोड़ी सी सरप्राइज्ड हो जाती है। अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? डोंगू ऑकवर्ड सा रिप्लाई करता है, बस यूं ही क्यूरियोसिटी हो गई। कैमरा हमें दिखाता है कि डोंगू सीक्रेटली सर्च कर रहा है हाउ टू कीप अ कॉन्वर्जेशन गोइंग। वो खुद से कहता है, ये चांस है ऑफिस के बाहर थोड़ा क्लोजर होने का, मुझे समहाउ कॉल कंटिन्यू रखनी होगी। तभी क्रॉन पूछती है, प्रूफ चाहिए? डोंगू की आंखें फैल जाती हैं। उसके फ़ोन पर पिक्चर्स आती हैं, एक यूज्ड बॉटल की फ़ोटो और उसके साथ एक सेल्फी। डोंगू सेल्फी ओपन करता है और बस उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। लेकिन अगले ही पल मैसेज डिलीट हो जाता है। डोंगू बिल्कुल स्टार्टल रह जाता है। फिर क्रॉन दोबारा फोटोज भेजती है, लेकिन इस बार सिर्फ बॉटल वाली। वो कहती है, वो वाली फोटो पर्सनल थी, गलती से सेंड हो गई, बस इग्नोर कर देना। मैक्स तुरंत रिप्लाई करता है, मैंने कुछ नहीं देखा। क्रॉन रिलीफ की सांस लेती है। डोंगू अंदर ही अंदर सोचता है, फिर से झूठ बोल दिया। वो खुद में खो जाता है। उसे लगता है कि दिन के आखिर में उसका एक हिस्सा चाहता है कि वक्त थोड़ा स्लो हो जाए और दूसरा हिस्सा चाहता है कि कल की सुबह जल्दी आ जाए। एक ऐसी रात जहां कॉन्ट्रडिक्शंस चुपचाप साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। सीन अब नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है। ऑफिस में मैक्स अपने फ़ोन पर टाइप कर रहा होता है। जॉय ने डिनर के लिए मालातांग का प्लान सजेस्ट किया होता है और मैक्स हाँ बोल देता है। जॉय का मैसेज आता है, मीटिंग बस खत्म होने वाली है, 5 बजे निकलते हैं। तभी एस्टर उसे देख लेती है और कहती है, ऑफिस आवर्स में स्लैक ऑफ कर रहे हो? मुझे नहीं लगा था तुम ऐसे हो। ये सुनकर मैक्स थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाता है और तुरंत सॉरी बोलता है। एस्टर चीकी स्माइल के साथ कहती है, अगर इतना ही सॉरी हो तो थोड़ी देर मेरे डेस्क पर काम रिवाइज कर लेते हैं। मैक्स स्क्रीन पर टाइम देखता है, ऑफिस छूटने में सिर्फ 1 मिनट बाकी होता है। वो धीरे से कहता है, अगर ज़्यादा अर्जेंट नहीं है तो कल सुबह डिस्कस कर सकते हैं, आज डिनर के प्लान्स हैं। एस्टर थोड़ा पास झुककर विस्पर करती है, जॉय के साथ? मैक्स थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ बोल देता है। एस्टर फिर पूछती है, क्या खाने जा रहे हो? मैक्स भी विस्पर में जवाब देता है, मालातांग। तभी बिल्कुल गलत टाइमिंग पर पैट्रिक आ जाता है और कहता है, मैक्स डेटाबेस में मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैक्स अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अभी ही क्यों? लेकिन इसी मोमेंट पर एस्टर एकदम क्लच में आ जाती है। वो कहती है, वो पैट्रिक, किसी को काम देना थोड़ा क्रूअल नहीं है जब वो बस निकलने ही वाला हो। पैट्रिक तुरंत सॉरी बोलता है और कहता है, ठीक है, मैं जॉय से कह देता हूँ। पर एस्टर बीच में ही काट देती है, पैट्रिक तुम हमारे एस हो, तुम खुद ही कर लोगे। वो कैजुअली ऐड करती है, वैसे भी जॉय 5 बजे निकल जाती है। सीन थोड़ा आगे बढ़ता है। हम देखते हैं जॉय हेली के साथ ऑफिस कॉरिडोर में चल रही होती है। तभी जेडन उधर से गुजरता है। जेडन पूछता है, जॉय जा रही है? हेली हाँ बोल देती है। मैक्स और एस्टर नोटिस करते हैं कि जेडन फिर से जॉय के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है
और इसी पल एस्टर एक बार फिर क्लच में आती है। वो सीधा जेडन से कहती है, जेडन मेरी कोलैब टूल के लिए जो परमिशन मैंने रिक्वेस्ट की थी कब अप्रूव कर रहे हो? काफी अर्जेंट है। जेडन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ हाँ बोल देता है। एस्तर तुरंत मैक्स की चेयर को हल्का सा किक करती है, एक साइलेंट सिग्नल, अभी निकल। जब एस्तर जेडन को साइड में ले जा रही होती है, जेडन अंडर ब्रेथ कंप्लेन करता है, तुमने तो बोला था मैं आराम से देख लूं। एस्तर बिल्कुल इनोसेंट फेस बनाकर कहती है, मैंने ऐसा कहा था, मुझे याद ही नहीं। उधर मैक्स धीरे से जॉय के कान के पास विस्पर करता है, चलो जब तक मौका है। जॉय बिना कुछ बोले सिर्फ हाँ में सर हिला देती है। एस्तर ये सीन देख लेती है। उसकी नज़र कुछ सेकंड्स के लिए वहीं रुक जाती है। उसके चेहरे पर एक हल्का सा उदास एक्सप्रेशन आ जाता है। शायद उसे भी समझ आ जाता है कि कुछ चीज़ें सिर्फ दिल में ही रह जाती हैं। सीन कट होता है। अब हम बाहर का सीन देखते हैं। जॉय और मैक्स साथ साथ चल रहे होते हैं। जॉय कैजुअली बताती है, इस फ्राइडे मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने वाली हूँ, 1 साल बाद। मैक्स हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और होता है। वो सोचता है कि अगर आज एस्तर बीच में ना आती तो शायद वो अभी भी ऑफिस में अटका होता। वो अपना फ़ोन निकालता है और सोचता है बाद में थैंक यू मैसेज भेजना पड़ेगा। तभी उसकी स्क्रीन पर एस्तर का मैसेज दिखता है, मलाटांग बिगिनर्स के लिए टिप्स, ब्रॉड ज़्यादा स्पाइसी मत लेना, और हाँ, जॉय के लिए एप्रन लेना मत भूलना। लास्ट लाइन के साथ एक छोटा सा चीयर अप इमोजी। मैसेज पढ़ते ही मैक्स के चेहरे पर एक नेचुरल सी स्माइल आ जाती है। वो सोचता है गिफ्ट कार्ड ठीक रहेगा क्या, या फिर कॉफी ट्रीट। क्रॉन उसकी तरफ देखती है और पूछती है, क्या बात है, तुम अचानक मुस्कुराने लगे? मैक्स थोड़ा सा हिचक जाता है। हाँ, मैं मुस्कुराया? वो कंफ्यूज टोन में पूछता है। क्रॉन हल्की सी स्माइल के साथ अपने चेहरे की तरफ पॉइंट करती है। हाँ, थोड़ा ऑकवर्ड पर काफी जेन्युइन स्माइल थी। मैक्स को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या निकाले। वो कह देता है, शायद बस एक बेबस सी हंसी थी। क्रॉन इस बात को वहीं छोड़ देती है और टॉपिक चेंज कर देती है। वैसे तुम सुन रहे थे जो मैं पहले बोल रही थी? मैक्स तुरंत शर्मिंदा हो जाता है। सॉरी, तुम कह रही थी कि फ्राइडे किससे मिल रही हो? क्रॉन एक्सप्लेन करती है, अकाउंटिंग टीम की एक कॉलीग थी, 2 साल पहले जॉब छोड़ दी थी। वो थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाती है। हम काफी क्लोज थे, अक्सर साथ ओवरटाइम करते थे। मैक्स जब 2 साल सुनता है, उसे समझ आ जाता है कि वो शायद उस इंसान को जानता ही नहीं। तब क्रॉन कैजुअली ऐड करती है, और हाँ, वो एक वुमन है। अब मैक्स बिल्कुल श्योर हो जाता है, हाँ डेफिनेटली अननोन। वो हल्का सा स्माइल करके कहता है, अगर इतनी क्लोज थी तो 1 साल बाद मिलना तो काफी लंबा वेट लगा होगा। क्रॉन हाँ में सर हिलाकर कहती है, राइट। जब उसने जॉब छोड़ी थी ना, मुझे लगा था हम रेगुलरली मिलेंगे। वो थोड़ा रुककर आगे कहती है, पर ऑफिस में चाहे कितने ही क्लोज क्यों ना हो, जैसे ही कोई दूसरी जगह चला जाता है, लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। उसकी आवाज़ शांत थी, पर उसमें एक एक्सेप्टेड सैडनेस छुपी हुई थी। हेल्प नहीं होता, सब अपनी अपनी वर्क लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं। ये सुनते ही डोंगो के सीने के अंदर एक पल के लिए कुछ भारी सा बैठ जाता है। बिना सोचे समझे वो सीधा पूछ लेता है, तो क्या हम भी ऐसे ही हो जाएंगे? क्रॉन तुरंत उसकी तरफ मुड़ती है, बिल्कुल शॉक्ड। डोंगो चुप हो जाता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। मैंने ये जुबान से क्यों बोल दिया? वो अंदर ही अंदर घबरा जाता है। सीन कट होता है। मालातांग रेस्टोरेंट, दोनों सामने बैठे होते हैं, पर बातचीत ऑलमोस्ट जीरो। चम्मच और चॉपस्टिक्स की हल्की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। डोंगू मन ही मन कहता है, ये काफी ऑकवर्ड हो गया है। डिनर के दौरान ना कोई हंसी, ना कोई कैजुअल बात। क्रॉन बिल्कुल अलग लग रही होती है। उसकी यूजुअल एनर्जी, उसकी एक्सप्रेशंस सब जैसे कहीं छुप गए हों। डोंगू को वो पल याद आता है जब उसने बिना सोचे पूछ लिया था, क्या हम भी ऐसे हो जाएंगे? वो सोचता है, क्या रेस्टोरेंट में आने से पहले मैंने कुछ गलत कह दिया? उसका दिमाग रिपीट मोड पर चला जाता है। मैं क्या सोच रहा था? ऐसी बात कौन बोल देता है? तभी चरिन धीरे से कहती है, मैं खा चुकी हूँ, तुम हो गए? डोंगू अभी भी सख्त पड़ा हुआ है। वो हल्के से सिर हिलाकर जवाब देता है, हाँ मैं भी। दे स्टेप आउटसाइड। बाहर आते ही स्ट्रीट लैंप हल्का सा फ्लिकर करता है। दोनों साथ चल रहे हैं, लेकिन बीच में एक अजीब सी खामोशी है। डोंगू के दिल में कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ ऑफ है। ये भारीपन, ये बेचैनी, ये सीधा दिल को जकड़ लेती है, सांस लेना तक मुश्किल कर देती है। क्या हम सच में ऐसे ही चुपचाप घर चले जाएंगे? कांग डोंगू, तू सच में इडियट है, कुछ बोल, कुछ भी बोल। तभी क्रोन के कदम अचानक रुक जाते हैं। डोंगू भी फ्रीज हो जाता है। वो धीरे धीरे बोलती है, आवाज में हिचक और दर्द साफ छलकता है, मैं नहीं चाहती कि हम ऐसे ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाएं। वो नजरें झुका लेती है, चेहरे पर उदासी है। स्ट्रीट लैंप फिर से फ्लिकर करता है, जैसे इस पल का इंतजार कर रहा हो। चेरिन ऊपर देखती है, सीधे डोंगू की तरफ। अगर हम में से कोई जॉब चेंज कर ले तो क्या
क्या हमें सिर्फ फ्रेंड्स बनकर रह जाना चाहिए? ये सुनते ही डोंगू पूरी तरह से हिल जाता है। वो फ्लस्टर्ड हो जाता है, दिमाग खाली, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ। ये उसने अभी क्या पूछ लिया? फ्रेंड्स? वो हकलाते हुए बोलता है, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। क्रॉन का चेहरा थोड़ा सा बुझा हुआ लगता है। वो सल्की टोन में कहती है, जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचती हूँ ना, उतना ही लगता है कि सिर्फ जॉब चेंज की वजह से लोगों का दूर हो जाना बहुत ज्यादा उदास कर देता है। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी रोशनी आ जाती है। मुस्कुराते हुए वो कहती है, और मैं क्यूरियस हूँ तुम्हारे बारे में। वो सीधा उसकी आंखों में देखती है। तुम्हारी वर्क लाइफ, तुम कैसे ग्रो करोगे कांग डोंगू? डोंगू थोड़ा सा सांस लेना भूल जाता है। क्रॉन बात आगे बढ़ाती है, इसलिए मैंने सोचा फॉर्मर कॉलीग्स बनने से बेहतर है फ्रेंड्स बने रहना। डोंगू चुप रहता है, सिर्फ सुनता रहता है। हम पास पास ही रहते हैं ना? वो थोड़ा एक्साइटेड होते हुए बोलती है। कभी कॉफी पे चल सकते हैं, कभी साथ पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है काफी फन होगा। बोलते बोलते अचानक वो रुक जाती है। उसे रियलाइज होता है कि वो काफी ज्यादा बोल रही है। थोड़ी घबरा कर पूछती है, ज्यादा हो रहा है क्या? डोंगू उसे शांत नजरों से देखता है, फिर धीरे से बोलता है, नहीं ज्यादा नहीं है। क्रॉन थोड़ी हैरानी से पूछती है, सच में? उसकी आवाज थोड़ी तेज हो जाती है, जिससे डोंगू हल्का सा चौंक जाता है। वो तुरंत हाँ में सर हिला देता है। हाँ। क्रॉन कुछ पल के लिए उसे घूरती रहती है, फिर उसके चेहरे पर एक गर्म सिंसियर स्माइल आ जाती है। तो फिर वो नरमी से कहती है, जब वो वक्त आए हम फ्रेंड्स रहेंगे। डोंगू के गाल थोड़े से लाल हो जाते हैं। हल्की सी शर्म के साथ वो हाँ में सिर हिला देता है। इसी बीच अंदर ही अंदर डोंगू महसूस करता है कि वो खुद को मुश्किल से संभाल पा रहा है। दिल तेज धड़क रहा है, पर चेहरा बिल्कुल शांत। क्रॉन खुशी से पूछती है, कैफे चलोगे? यहीं पास में एक जगह है जो मुझे बहुत पसंद है। डोंगू बस हल्का सा मुस्कुराता है और बिना ज्यादा सोचे हाँ कर देता है। चलते हुए उसके मन में एक थॉट उभरता है, अगर चीजें ऐसे ही चलती रही ना, तो शायद किसी दिन हम वहां तक पहुंच ही जाएंगे। सीन शिफ्ट। अगला दिन ऑफिस में मैक्स अपनी डेली वर्क लाइफ नरेट करता है। मेरी लंच टाइम रूटीन काफी सिंपल है। जैसे ही 12 बजे मैं कन्वीनियंस स्टोर का सैंडविच खाता हूँ और यूट्यूब देखते हुए लंच फिनिश करता हूँ। उसके बाद डाइजेशन के लिए 15 मिनट बाहर वॉक, फिर वापस डेस्क पर आकर स्लीप मास्क लगाता हूँ और एक छोटी सी नैप। प्लान बिल्कुल परफेक्ट लगता है। मैक्स नींद में डूबा हुआ अपनी घड़ी चेक करता है। 12:25 PM। अगर अभी ऊपर चला गया तो 30 मिनट की मस्त नींद मिल सकती है। लेकिन तभी उसकी शांति चूर चूर हो जाती है। पैट्रिक पास आकर नैक करता है, क्या फिर से अकेला ही है? मैक्स देखता है, जॉय कुछ और लोगों के साथ खड़ी है, लेकिन आज वो थोड़ी ज्यादा पसीने में लग रही है। पैट्रिक बोलता है, हम कैफे जा रहे हैं, तू भी आएगा क्या मैक्स? मैक्स थोड़ा हेजिटेट करता है। तभी जेडन बीच में घुस जाता है, अरे रहने दो, मैक्स को अकेले लंच करना पसंद है, थोड़ा कंसिडरेट बनो। मैक्स के अंदर कुछ चुप जाता है, गलत तो नहीं बोल रहा, फिर भी इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? पैट्रिक जेडन को टोक देती है, पूछना बेसिक मैनर्स होता है। फिर वो बताती है कि उसे किसी का टास्क कवर करना है, इसलिए वो पहले ऊपर जाएगी। हेली भी पैट्रिक के साथ हो लेती है। इस बीच जॉय चुपचाप मैक्स को देखती रहती है, जैसे कुछ सोच रही हो। पैट्रिक अपना कार्ड निकालकर मैक्स को पकड़ा देती है, ये ले, मेरे और हेली के लिए एक एक ले लेना, और हाँ, एस्टर और डोनाल्ड का भी। फिर मजाक में बोलती है, और हाँ मैक्स, आज एक बड़ा आइस्ड अमेरिकानो लेना, जितने एक्स्ट्रा शॉट्स चाहे डाल देना। तो आज काफी अच्छे मूड में लग रहा है। मैक्स के दिमाग में बस एक ही थॉट, इस वक्त मैं किसी को भी मार सकता हूँ। जेडन ठंडे अंदाज में बोलता है, तू अपनी वॉक एंजॉय कर, मैं बाद में तेरा कॉफी वॉफी ले आऊंगा। फिर वो चीकीली जॉय की तरफ इशारा करता है, चलो साथ चलते हैं कैफे। जॉय एक पल के लिए रुक जाती है, एक तरफ मैक्स, दूसरी तरफ जेडन। वो बीच में फंसी हुई सी लगती है। आखिरकार थोड़ा सा झुक कर बोलती है, हाँ चलते हैं, और वो जेडन के साथ चल पड़ती है। लेकिन तभी मैक्स मुड़कर पीछे देखता है और उसी पल जॉय की नज़र भी मैक्स से टकरा जाती है। बस 1 सेकंड का आई कांटेक्ट, लेकिन काफी कुछ कह जाता है। जेडन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखने लगता है। तब मैक्स कैजुअली बोल देता है, वैसे मैं भी कैफे ही जा रहा था। जेडन कुछ कह नहीं पाता, सिर्फ मुंह बनाकर आगे बढ़ जाता है। मैक्स अपने मन में सोचता है, नैप मिस हो गई तो क्या, आज थोड़ा जल्दी सो जाऊंगा। उस वक्त नैप से ज्यादा जरूरी कुछ और लग रहा था। सीन शिफ्ट होता है कैफे में। जेडन बिना रुके बोले जा रहा है, अपने किसी दोस्त की कहानी सुना रहा है जो अपनी गर्लफ्रेंड से जस्ट अ फ्रेंड वाले टॉपिक पर भयंकर लड़ाई कर बैठा था। मैक्स के दिमाग में सिर्फ एक थॉट, ये बंदा रुकेगा भी या नहीं। कैशियर तक थोड़ा इरिटेटेड लग रहा है जेडन की नॉन स्टॉप बकबक से। फिर जेडन अचानक से जॉय से पूछ लेता है, तुम क्या सोचती हो, मेन और विमेन सिर्फ फ्रेंड्स हो सकते ये हैं? सुनकर मैक्स का ध्यान पूरी तरह खिंच जाता है। जॉय थोड़ा सोचकर बोलती है, मैं मिडिल स्कूल ऑल गर्ल्स थी तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं,
लेकिन जेडन छोड़ता नहीं। वो कॉलेज डेज का टॉपिक खींच लेता है। तभी कैशियर जॉय को बजर पकड़ा देता है और बोलता है, बज होगा तो कॉफी कलेक्ट कर लेना। जॉय नॉट करती है और फिर जेडन के लोडेड क्वेश्चन का जवाब देती है। मुझे लगता है फ्रेंड्स और अक्वेंटेंसेस बिल्कुल अलग चीज होती हैं। फिर थोड़ा रुककर बोलती है, जो मैंने अपने आसपास देखा है उस हिसाब से लड़के और लड़की का सिर्फ फ्रेंड्स रहना थोड़ा मुश्किल होता है। ये कहकर वो अचानक रुक जाती है। उसकी नज़र मैक्स पर पड़ जाती है और फिर जल्दी से ऐड करती है, लेकिन फ्रेंड्स बनना पॉसिबल है। जेडन तुरंत अपोज करता है, कैसे पॉसिबल? जॉय कामली बोलती है, मुझे लगता है हो सकता है। ये सुनते ही मैक्स को कल रात की बात याद आ जाती है, जब जॉय ने कहा था कि अगर कभी जॉब स्विच हुआ तो वो फ्रेंड्स बने रह सकते हैं। मैक्स चुप हो जाता है गहरी सोच में। तब जेडन मैक्स से ही पूछ लेता है, तुम क्या सोचते हो, मेन और विमेन सिर्फ फ्रेंड्स हो सकते हैं? मैक्स सीधा जवाब देता है, मैं जॉय से अग्री करता हूं। जब तीनों अपनी सीट पर बैठते हैं, मैक्स अपने मन में कहता है, कल ही तो हमने प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में फ्रेंड्स बनेंगे। आज अगर मैं कह देता कि लड़का लड़की फ्रेंड्स नहीं हो सकते तो कितना अजीब लगता। मैक्स कॉफी के आने का इंतजार करता है, उम्मीद करता हुआ कि बात यहीं खत्म हो जाए। लेकिन तभी जेडन फिर से घुस पड़ता है, आज बाल क्यों स्टाइल नहीं किए? लास्ट टाइम अच्छे लग रहे थे। मैक्स को ये कॉम्प्लीमेंट थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, सस्पिशियस, और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, जेडन अपना हाथ मैक्स के कंधे पर रख देता है। जॉय की नज़र सीधा उस हाथ पर जा टिकती है। जेडन कैजुअली बोलता है, अब काम भी इतना हेक्टिक नहीं रहा, टीम में भी सेटल हो गए हो, तो तुम्हें नहीं लगता अब टाइम आ गया है? मैक्स कंफ्यूज होकर पूछता है, किस चीज का टाइम? जेडन धीरे से मैक्स के कान के पास झुककर बोलता है, प्यार का। उसी पल बजर बज जाता है। मैक्स पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। जेडन आंख मारकर बोलता है, मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट सेट करवा दूंगा। ये सुनते ही जॉय की आंखें बड़ी हो जाती हैं। जेडन फोन निकालकर एक लड़की की फोटो दिखाता है, कॉलेज की जूनियर है मेरी, अभी 2nd ईयर सिविल सर्वेंट है, योंगिन में काम करती है, तो शायद तुम्हारे घर के पास ही होगी। फिर थोड़ा टीज करते हुए बोलता है, मैक्स हॉट है ना? मैक्स अपने मन में सोचता है, इससे पहले ये बात और बढ़े मुझे अभी मना करना होगा। वो फीकी सी हंसी के साथ बोलता है, मेरी शक्ल जैसे बंदे में उससे इंटरेस्ट क्यों ही होगा? लेकिन जेडन तुरंत बॉम्ब फोड़ देता है, उसने तुम्हारी फोटो देखकर बोला था कि तुम क्यूट लगते हो। मैक्स चौंक कर पूछता है, मेरी फोटो उसके पास कैसे गई? और तब जॉय कॉफी लेने के लिए उठती है।